हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल आप लोग को एक 50 क्वेश्चन का जो सीरीज था, आप लोग को क्यूज दिया गया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो लिंक दिया गया था, उस लिंक को खोल करके जो मारना था उसी का हम डिस्कस करा रहे थे। तो 18 क्वेश्चन तक ही हो पाया था। समय बहुत ज्यादा ले लिया, 1 घंटे का वीडियो हो गया था। तो फिर उसका वही अगला पार्ट है ये, ठीक है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं 19 नंबर से। तो 18 नंबर से हो गया था कल, तो हम लोग 19 नंबर में आएंगे, ठीक है। तो कल का आप लोग को कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग कुछ प्रतिक्रिया दीजिए। प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो हमको लगता है कि शायद हम कुछ सही नहीं बता रहे हैं या फिर कुछ सही नहीं है। तो प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए। क्या प्रतिक्रिया नहीं दीजिएगा तो बात समझ में आता है नहीं ना आता है। तो आप ही लोग, जो आप लोग का प्रतिक्रिया से ही हौसला बढ़ता है। क्या है, नहीं है, क्या डिमांड है, जो डिमांड होगा वो आपको पूर्ति किया जाएगा। अब डिमांड तो करके देखिए, पूर्ति हम करेंगे। चलिए, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है। देखिए, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू। देखिए, सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि हम लोग कोई भी भोजन करते हैं या कुछ करते हैं तो जो मतलब पाचन का क्रिया जो प्रारंभ होता है तो मुंह से ही हो जाता है, ठीक है। अब मुंह में जो पाचन का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले किसका हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो है ना, लार ग्रंथि से जो है एक एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग टाइलिन बोलते हैं, ठीक है। और वो मंड का करता है जिसको हम लोग स्टार्च करते हैं। तो सबसे पहले मुंह में पाचन क्रिया प्रारंभ होगा किसका, मंड का होगा। किसका, देखिए सबसे पहले ये सुनिए कि लार ग्रंथि से, ये जो है ना आपका लार ग्रंथि, यहाँ से क्या निकलेगा, आपका टाइलिन निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, टाइलिन निकलता है। टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है और ये किसका करता है, मंड का करता है। मंड जिसको हम लोग स्टार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। इतना बात समझ गए कि लार ग्रंथि से टाइलिन एंजाइम निकलेगा और ये किसका पाचन करेगा, मंड का, किसका, स्टार्च का करेगा। और ये किस में चेंज, ये किस में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये आपका करता है माल्टोज में करता है, ठीक है। मंड का किस में करता है, माल्टोज में करता है, माल्टोज में कर देता है, ठीक है ना, माल्टोज। ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले पाचन की क्रिया प्रारंभ कहां से होगा, मुंह से शुरू होता है और कहां तक जाता है, छोटी आंत तक। यानी पाचन का क्रिया प्रारंभ मुंह से होता है और संपन्न कहां होता है, छोटी आंत में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में, प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन देखिए, आप मुंह से शुरू होगा तो आपको पहले बताते स्टार्च का होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का काम शुरू होता है। तो प्रोटीन का प्रारंभ काम होता है आपका आमाशय में, ठीक है, जिसको हम लोग स्टमक भी कहते हैं, ठीक है। आमाशय जानिए, तो आमाशय में सबसे पहले प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, एक पेप्टोन्स नाम का प्रोटीन होता है। कौन होता है, पेप्टोन। नहीं, ये क्या होता है, पेप्टोन्स नहीं होता है, सॉरी, बता देता है, पेप्सिन होता है। क्या होता है, पेप्सिन होता है, ठीक है। पेप्सिन नामक एक क्या होता है, पेप्सिन नामक प्रोटीन का जो है पाचन आमाशय में होता है। और ये किस चीज में, पेप्सिन को किस चीज में चेंज कर देता है, पेप्टोन्स में कर देता है, ठीक है। ये याद रखना है, किसमें, पेप्टोन्स में कर देता है, पेप्टोन्स में। तो ये शुरू कहां से हो जाएगा, आमाशय से शुरू होता है। आमाशय में जो है दो चीज का पाचन शुरू होता है, एक पेप्सिन नाम से प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को किसमें, पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। और एक रेनिन होता है, ये भी एंजाइम है, ठीक है। और ये जो है किसको चेंज कर देता है, जो दूध होता है ना, उसको कैसिनोज में चेंज कर देता है। तो ये दोनों चीज याद कर रखिएगा। रेनिन, कौन, रेनिन होता है, ठीक है। ये रेनिन किसका पाचन करेगा, तो क्या कहिएगा, दूध का करता है। किसका करता है, दूध का करता है। और किसमें, ये रेनिन किसमें, कैसिनोज में परिवर्तित कर देता है, कैसिनोज। ये सब याद रखिएगा, तो थोड़ा सा एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो कैसिनोज में ये जो है पेप्सिन है, पेप्सिन किसमें चेंज करेगा, पेप्टोन्स में चेंज करता है। और प्रारंभ प्रोटीन का पाचन कहां पे प्रारंभ होता है, आमाशय से होता है, ठीक है। ये दो एंजाइम का आप को याद रखना है, ठीक है। फिर आगे में जाके छोटी आंत में, जो आपका छोटी आंत में बोले, छोटी आंत में 5 प्रकार का एंजाइम निकलता है। जैसे आपका निकलेगा, आपका बहुत सारा निकलता है, देख लीजिएगा, ठीक है। छोटी आंत में बहुत सारा एंजाइम निकलता है और यहीं पे भोजन का जो है पाचन का क्रिया संपन्न होता है, ठीक है। उसके बाद मुंह से प्रारंभ ही होता है पाचन का। और जिगर में जो है, आपको कल ही बोले थे, जिगर किसको कहते हैं, यकृत को कहते हैं। यकृत के बारे में कल बोलते थे ना, यहीं से जो है आपका वो निकलता है, ये नहीं बता रहे थे, ये आपका जो है पित्तरस निकलता है, पित्तरस निकलता है। उसके बाद आपका यूरिया का संश्लेषण होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जितने भी एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम भी निकलते हैं। और यहाँ से और एक चीज जानिए, आमाशय के बारे में एक चीज आपको नहीं बोले, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये जो है हाइड्रोक्लोरिक HCl भी यहीं से आमाशय से ही निकलता है, ठीक है। ऑक्सेंटिक कोशिका होता है, ऑक्सेंटिक होता है, ऑक्सेंटिक को सेल होता है, उसी से आपको HCl निकलता है आमाशय से, ठीक है। तो ये आपको जानना है। तो मानव में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से होगा। तो देखिए, पाचन का प्रारंभ कहां से होता है, सबसे शुरू होता है मुंह से। मुंह में लार ग्रंथि से एक हार्मोन एंजाइम निकलता है जिसको टाइलिन कहते हैं। किसका पाचन करता है, मंड का करता है, जिसको हम लोग स्टार्च करते हैं। और किस चीज में तोड़ता है, इसको माल्टोज में तोड़ता है। मुंह से प्रारंभ होकर के छोटी आंत तक जाएगा। छोटी आंत में जो है बहुत सारा आपका सुक्रेज निकलता है, माल्टेज निकलता है, एमाइलेज निकलता है, बहुत सारा निकलता है छोटी आंत से।
वहां तक जाता है। तो सबसे पहले मुंह में परारंभ हुआ, मुंह से फिर स्टमक अमाशय में गया, अमाशय से आपका पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम निकलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है और रेनिन जो है दूध को तोड़ करके कैसिनोज में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपका अमाशय हो गया। उसके बाद फिर कहां पे जाएगा, आपका पक्वाशय में जाता है, फिर आपका चला जाता है किसमें, छोटी आंत में चला जाता है, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जिगर के बारे में, जिगर ऑप्शन में है। जिगर का वेट कितना, कल भी बताया था आपको, 1.5 से 2 kg होता है। इसी को लीवर कहते हैं। जिगर से बहुत सारा एंजाइम यूरिया का संश्लेषण करता है। पित्तरस, जो पित्ताशय में जो पित्तरस जाके जमा होता है, जिगर से ही यानी यकृत से ही निकलता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी अगर जाति यहाँ पे धरती पे है तो वो प्रजनन के द्वारा अपना संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, इसी के बारे में डार्विन जो है अपना जो है अब किताब में भी वो इसके बारे में लिखा, तो प्रजनन के बारे में। ठीक है, तो प्रजनन के बारे में आपको जानना है कि हर एक चीज में प्रजनन होता है, कोई भी जाति हो। ठीक है, तो प्रजनन में क्या होता है, किसके बारे में पूछ रहा है, मानव के बारे में। मानव में क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि जो फीमेल में होता है वो अंडा से होता है। ठीक है, और हम लोग में जो है शुक्राणु, इसको आप जानते हैं ना, स्पर्म और ओवम होता है। तो ये अंडकोश हम लोग में होता है, टेस्टोस्टेरोन में इसी का ये रहता है। उसके बाद विरसन तो जानते ही हैं आप लोग। इसके बाद ये शुक्रवाहिका, ये सारा पुरुष में रहता है। ठीक है, मानवों में पुरुष प्रजनन अंडा से, किसमें, फीमेल में होता है। किसमें होता है, फीमेल में होता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए। ठीक है, तो ये अंडकोश किस में होता है, अंडकोश पुरुष में होगा। विल्सन, ये सारा जो भी लक्षण जो होता है आपका, एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसी का लक्षण है ये। और अंडा से जो है ये नहीं होगा आपका। ठीक है, ये हार्मोन निकलता है स्त्री से, तो उसी में अंडा से रहता है। ठीक है, जब आप लोग को ये प्रोजेस्टेरोन होता है, बहुत सारा हार्मोन होता है लड़कियों का, जब ये मैटर आएगा तो फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होता है। देखिए सामान्य ताप पर ठोस अवस्था, तो ये आप लोग ये जानते हैं ना, सामान्य अवस्था पे ठोस रहेगा तो कौन हो जाएगा, आयोडीन होता है, ये ठोस अवस्था में रहता है। देखिए सबसे पहले ना धातु और अधातु में जान जाइए। अधातु कोई भी कहेगा कि अधातु कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो क्या कहिएगा, ब्रोमीन। ठीक है, और कहेगा कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो दो को याद रखिएगा, एगो पारा एगो गैलियम, ये दो होता है। और फ्लोरीन का जो है, देखिए क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा आता है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक क्लोरीन का होता है। और फ्लोरीन में क्या, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी, ठीक है, ऋणात्मकता फ्लोरीन में ज्यादा होता है। ये दो याद रखिएगा, इसमें नेगेटिविटी ज्यादा होता है, नेगेटिविटी ज्यादा होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक बंधुता ज्यादा होता है। बंधुता जिसको बोलते हैं ना, बंधुता इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। किसमें, क्लोरीन का बंधुता सबसे अधिक होगा, फ्लोरीन का नेगेटिविटी ज्यादा होता है। ब्रोमीन क्या है, अधातु द्रव है। ठीक है, अधातु द्रव है। और आयोडीन क्या हो जाएगा आपका, एक ठोस अवस्था में रहेगा तो कौन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। और एक बात और जान जाइए, कहेगा कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, क्या कहिएगा, पारा। और अभी पारा बताए थे, कौन, पारा Hg, पारा, और कौन बताए थे, गैलियम बताए थे। ठीक है, ये दोनों होता है, गैलियम ही होता है, देख लीजिएगा, गैलियम होता है। ये क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। बहुत बार पूछता है एग्जाम में, ये बहुत हिट क्वेश्चन है, इसी वजह से आपको हम बताने का प्रयास किए। ठीक है, हेलोजन ग्रुप में आता है ये सारा आयोडीन वायोडीन। ठीक है ना, आगे में क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ। देखिए अहमदिया आंदोलन ये 1889 का बात है, ये 1889 के करीब करीब चला था। ठीक है, ये मुसलमानों में जो है धार्मिक सुधार था, मुसलमानों में के अंदर जो कट्टरवादी था, उसी कट्टरवादी को दूर करने के लिए जो है अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा चलाया गया था। एक कादियानी समूह, मुस्लिम में ही एक कादियानी ग्रुप बना था, उसी कादियानी ग्रुप का ही ये मिर्जा गुलाम अहमद जो है इसका सुधार किए थे। कट्टरवादी बोले कि मुस्लिम में जो बहुत ज्यादा कट्टरवादी है, उसी कट्टरवादी को दूर करने के लिए इतना के करीब ये गुरुदासपुर में पंजाब में चला था, याद रखिएगा। पटना में आप लोग जानते हैं, यहाँ पे वहां भी आंदोलन चला था, वहां भी आंदोलन चला था। कब चला था ये, लगभग 1821-22 के समय प्रारंभ हुआ था। और ये जो है कि सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था। ठीक है, ये जो है वहां यहाँ पे सैयद अहमद बरेलवी गए थे, कहाँ पे, मक्का मदीना गए थे, वहां पे अब्दुल वहाब नाम से एक आदमी मिले थे, और वहीं से आकर के प्रेरणा लेकर के वहां भी आंदोलन शुरू किए थे। पटना में ये 1857 के क्रांति में भी इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, और इसको दमन कर दिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद मुरादाबाद गुरुदासपुर में आपका तो बता ही दिए थे, मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन चलाया था 1889 के करीब। और ये कहिएगा तो ये क्या था, तो ये आराम से कह सकते हैं कि धार्मिक, मुसलमानों में जो है धार्मिक सुधार था, जो कट्टरपंथी था, उसको दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था कि बहुत ज्यादा कट्टरता है, उदारवादी, एक तरह से कहिएगा कि मुसलमानों में एक उदारवादी विचारधारा लेके आया था। मुसलमानों में कैसा विचारधारा, उदारवादी विचारधारा को लेके कादियानी समूह द्वारा एक समूह बना था, वही ये काम किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक। सुविलायक मान समझते हैं ना कि पानी मतलब कोई भी चीज में घुल जाता है, तो इसी के बारे में सुविलायक कहते हैं। तो उसका क्या होता है, इसका क्या होता है, द्विध्रुवीय अघूर्ण अधिक होगा, इसी वजह से जानते हैं ना H2O होता है, H2O होता है ना, ये
पानी सुविलायक, देखिए उसका क्वथनांक, कोई भी चीज में खेलेगा तो उसका जो भी द्विध्रुवीय गुण होता है उसी का गुण के कारण ये चीज होता है। इसमें कुछ बताने का चीज है नहीं, इसमें क्या बताएं, सुविलायक होता है। ऐसे भी जान जाइए, विलय 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 होता है, विलयन होता है, विलायक होता है, तो उसी में सुविलायक बोलता है कि पानी में ये सुविलायक होने का कारण क्या है, तो द्विध्रुवीय गुण अधिक है, इसी वजह से सुविलायक होता है। चलिए आगे में चलिए, सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए सप्त क्रांति जान जाइए, सप्त क्रांति का मतलब क्या हो गया आपका, सप्त क्रांति मतलब सामाजिक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए। ये सब क्या था, ये सब जो है ना, ये सब बौद्धिक होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए, ठीक है, राजनीतिक होना चाहिए। ये सब देखिए, ये सब इस वजह से था, राजनीतिक होना चाहिए। ये सप्त क्रांति जब आपको बता दें आपको इसके बारे में कि ये लेके आया था, सबसे पहले ये जानिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका कौन, राम मनोहर लोहिया सप्त क्रांति लेके आया था। इसका कहने का मतलब ये था ना, राम मनोहर लोहिया एक बहुत बड़े समाजवाद थे, ये क्या थे, समाजवाद थे, यूपी में ये समाजवाद थे। और 1842 का जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस टाइम रेडियो संचालन में भी इसका बहुत बड़ा भूमिका था। ये भूमिगत रह करके ये बहुत ज्यादा आंदोलन को सक्रिय थे और आंदोलन में बहुत ज्यादा इसका अपना योगदान भी रहता है। तो इसने इसका ये मानना था, समाजवाद आदमी का तो एक ही मानना होता है कि जो है देश में या राज्य में जो है किसके सत्ता में एक आदमी का वर्चस्व ना हो करके क्या हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, सब किसी का हक हो, ठीक है। तो इसने क्या बोला था कि ये जो है सावित्री ना बन करके द्रौपदी बनी है, महिला के लिए इनने लड़ने के लिए बात करा, किसने, राम मनोहर लोहिया ने, ठीक है। राम मनोहर लोहिया समाज में जो है आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े वर्ग था उस पर विशेष करके ध्यान दिया गया। यूपी में एक तरह से क्रांति लाने का बहुत बड़ा श्रेय किसको दिया जाता है, आपका राम मनोहर लोहिया को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण बिहार में, जयप्रकाश नारायण के बारे में तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जो है सिताब बिहार में 1902 में पैदा होता है, ठीक है। और ये जो है 1979 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1974 में संपूर्ण क्रांति, इसने उसका भी यही नारा था। 1974 में जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था गांधी मैदान में, ये इंदिरा गांधी था ना, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है ये मोर्चा खोले थे, कौन, जयप्रकाश नारायण। यानी इसको लगा कि इंदिरा गांधी डिक्टेटरशिप जो कर रहा है, तो और आपको पता होना चाहिए इसी संपूर्ण क्रांति का परिणाम होता है कि 1975 का इलेक्शन में ये जो है इंदिरा गांधी इलेक्शन कराती है। और उसी इलेक्शन में राजनारायण वाला केस में जब राजनारायण केस करता है तो उसमें जो है न्यायालय द्वारा कहा जाता है कि जो इंदिरा गांधी जो जीती है तो वहां पे घपला हुआ है। और इसी चक्कर में आपको पता है 25 जून को जो है 25 जून को इमरजेंसी लग जाता है और 2 साल का इमरजेंसी रहता है। 1977 में इलेक्शन होता है और कांग्रेस का सत्ता क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा है 1974 का। और यहाँ पे कृषक प्रजा पार्टी, सब बहुत सारा पार्टी मिलकर के का चुनाव लड़े थे। इस चुनाव को 1975 के चुनाव में जो है किसी तरह से ये गड़बड़ कर दी थी और इस पे इमरजेंसी, मतलब आप ये ऐसे मान के चलिए ना, ये जो चुनाव हुआ था इंदिरा गांधी के चुनाव को, मतलब जो जीता था रायबरेली से ये सीट जीती थी, तो उसी पे राजनारायण नाम इसका क्या प्रतिद्वंदी था, दोनों आदमी साथ में लड़ रहे थे, तो उसको हार घोषित किया गया था। और इंदिरा गांधी को इसी चुनाव को जो है चैलेंज किया था राजनारायण जाके। और राजनारायण जब इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है इसका फैसला देता है कि हाँ धांधली किया गया है, इंदिरा गांधी का जो है इसका जो जीती है तो ये अवैध है। और इसी पे फखरुद्दीन 1977 की बात है, ठीक है, 1975 की बात है। 1975 में भारत में इमरजेंसी लगता है और इस इमरजेंसी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी बहुत बार आता है। न्यूज में बहुत सारा किताब भी लिखाया गया कि ये इमरजेंसी में जितने भी नेता थे सारे नेता को उठा करके जेल में डाल दिए थे। यानी जेल भरो आंदोलन चल रहा था, एक तरह से समझ जाइए कि जो भी आदमी विरोध कर रहा था तो उसको सबको उठा करके जेल में डाल दिया गया। और 1975 से 77 तक क्या इमरजेंसी रहा। फिर 77 में इलेक्शन हुआ और मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी सरकार बनी पहली बार। सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई थे, ठीक है। चलिए, तो जयप्रकाश नारायण के बारे में और इसको देखिए, और एक चीज जान लीजिए, जयप्रकाश नारायण देखिए इसके बारे में इस वजह से बता रहे हैं बिहार के हैं, ठीक है, बिहार के हैं तो भैया यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनना। 1999 में जो है इसको ये भी मिला है, मरणोपरांत क्या मिला है, इसको भारत रत्न भी मिला है जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू तो जानते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में जो है सबसे ये क्या बोलते हैं अध्यक्षता किए थे लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और वहीं पे जो है पूर्ण स्वराज की बात कर रहा था। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले बांकीपुर अधिवेशन में, पटना का जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था 1912 में, वहां पे आके सम्मेलन हुए थे, ठीक है। ये मोतीलाल नेहरू का बेटा था। राम मनोहर लोहिया के बारे में बता दिए। एमजी रानाडे के बारे में भी बता देते हैं आपको। एमजी रानाडे आज से पहले एक वीडियो बनाए थे हम बाल गंगाधर तिलक पे, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक, वो लोग जो बाल गंगाधर तिलक है, गोपाल कृष्ण गोखले है, ठीक है, तो ये लोग एक साथ मिले थे और एमजी रानाडे के सहायता से बाल गंगाधर तिलक कितना 1884 में जो है आपका दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किया था। आपको बताए थे ये दक्कन एजुकेशन का सोसाइटी 1884 में महाराष्ट्र में जो है शिक्षा के लिए किए थे। तो एमजी रानाडे लोग क्या, ये लोग नरम दल के आदमी थे। गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे
फिरोज शाह मेहता, ये लोग एक दल के थे। तो ये भी बहुत ज्यादा समाज सुधारक थे, महाराष्ट्र में इसका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। तो एमजी रानाडे के बारे में जान गए, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य में से एक थे, नरम दल के आदमी थे, ठीक है। ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सक्रिय थे, समाज सेवी थे, ठीक है। राम मनोहर लोहिया जो है आपका सब क्रांति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, ये चेतना के बारे में बोले कि ये सारा चीज में सुधार होना चाहिए, इसी को सप्त क्रांति कहते हैं। सात क्रांति के नाम से समाजवादी विचारधारा के थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बता दिए, इसका बहुत बड़ा भूमिका है, इसके बारे में हम एक समय में कितना बता सकते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के बारे में इतना जान लीजिए, ठीक है। जयप्रकाश नारायण सिताब बिहार में पैदा 1902 में हुए थे। जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब बिहार में 1902 में, और उसकी मृत्यु कब होता है 1979 में। वो जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था 1974 में, ठीक है। इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या किया था, मोर्चा खोला था। और इसी संपूर्ण क्रांति का परिणाम ये होता है कि सारे जितने भी, यानी इमरजेंसी 1975 में इलेक्शन होता है और इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत जाती है धांधली करके, और राजनारायण जो है इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन जीतता है उस पर केस कर देता है। जब केस कर देता है न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराने की वजह से, फिर इसको क्या कर देता है, इमरजेंसी लगाती थी इंदिरा गांधी 25 जून को 1975 को, और 2 साल तक इमरजेंसी रहता है। इसी इमरजेंसी में जितने भी नेता थे, समाजवादी नेता थे, सारे को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। और 1977 में इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद मोरारजी देसाई पहला गैर कांग्रेसी सरकार बनते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका ये आते हैं चौधरी चरण सिंह बैठते हैं। चौधरी चरण सिंह भी ज्यादा दिन नहीं रह पाते हैं। 1980 में फिर से इलेक्शन होता है, फिर इंदिरा गांधी गद्दी में बैठती है, प्रधानमंत्री बनती है। 1984 में इंदिरा गांधी का हत्या हो जाता है, ठीक है। फिर 1984 के बाद आपका राजीव गांधी बैठता है। चलिए नेक्स्ट, इतना बात समझ गए। अगर इसको डिटेल से जाइएगा तो फिर थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, मगर तो इतना बात जान जाइए। अब आगे आइए, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल में सर्वप्रथम होमिनिड, देखिए होमिनिड मतलब क्या, होमोसेपियंस, हम लोग जो मानव है, कौन, हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या, होमोसेपियंस है ना। तो हम लोग का जो है, हम लोग का पूर्वज कौन था, निएंडरथल थे, ठीक है। आप लोग बोलते हैं ना जावा मानव है ना, निएंडरथल है, होमोसेपियंस है, तो ये सब क्या है, मानव का, जब मानव का उत्पत्ति पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि मानव कहां से आया। तो हम लोग का जो पूर्वज है ना, कौन था, निएंडरथल मानव थे। तो ये निएंडरथल से कौन, होमोसेपियंस आए, फिर होमोसेपियंस से हम लोग बने। तो क्या बोलता है, इसी का पूछता है कि होमिनिड का जो है सबसे पहला सर्वप्रथम निम्नलिखित उपमहाद्वीप में से जीवाश्म की बात करता था। जीवाश्म में कहां पे, हथनौर में मिला है। देखिए ये सारा यूपी में पड़ता है। ये वाला दमदमा देख रहे हैं, राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में पड़ता है। ये कहां पे है, हरियाणा में। देखिए इसके बारे में, राखीगढ़ी जो है सिंधु सभ्यता का भारत में उपस्थित सबसे बड़ा क्या है, पूरा सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। इसको जो है क्या नाम है उसका, अमरेंद्र है नाम है, ठीक है, अमरेंद्र है, ठीक है। अमरेंद्र जी 1997-98 में इसका खोज किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। 97-98 में राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, सिंधु सभ्यता का यह स्थल है। उसके बाद दमदमा और सराय नार राय जो है यूपी में पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। यहाँ पे जो है मध्यपाषाण काल युग का सामान मिला है। मध्यपाषाण देखिए, मध्यपाषाण में क्या मिला था, यहाँ पे जो है आपको दमदमा में कहिएगा तो क्या कहिएगा, यहाँ कहिएगा समाधान मिला है, ठीक है। युगल समाधान भी मिला है, मानव हड्डी मिला है, खोपड़ी मिला है। और सराय नार राय में 3 पुरुष का, यानी 3 मेल और 3 फीमेल का जो है क्या मिला है आपको, समाधान मिला है, ठीक है। यानी कब्रगाह जिसको बोलते हैं, एक साथ दफनाया हुआ, कहाँ पे, सराय नार राय में। और दमदमा में भी 2-2 का मिला था, ठीक है। ये सब कहेगा कि कब का ये साक्ष्य देता है, तो मध्यपाषाण काल युग का साक्ष्य देता है। यूपी में प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। राखीगढ़ी हरियाणा में हो गया, और हथनौर भी वही है। हथनौर से आपका सबसे पहले सर्वप्रथम होमिनिड वाला जीवाश्म मिला है, तो याद रखिएगा। तो ये बात बहुत बार पूछता है, आदमी को पता नहीं होता कि ये किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो दमदमा और सराय नार राय और ये आपका कहाँ पे, यूपी में पड़ेगा। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ेगा। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता स्थल का सबसे बड़ा भारत में उपस्थित, देखिए अभी पाकिस्तान अलग हो गया ना, तब से हम लोग भारत का कहेगा तो सबसे बड़ा राखीगढ़ी है, ठीक है। राखीगढ़ी का खोज किसने किया था, अमरेंद्र जी ने किए थे। 1900 कितना में किए, 97-98 में किए थे। और ये हरियाणा में पड़ता है, सिंधु सभ्यता का स्थल है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, शशांक किस धर्म के अनुयायी थे जिसने बौद्ध गया में जो है स्थित बौद्ध वृक्षों को क्या कर दिया, कटवा दिया। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ है। इसमें हमेशा से कंफ्यूजन रहता है कि जो बौद्ध वृक्ष है अपने किस वंश का है, ठीक है, अपने खोज पीढ़ी का, चौथी पीढ़ी का है कि तीसरी पीढ़ी का। हमारे जानकारी के अनुसार तक तो अभी तक हमको चौथी पीढ़ी का ही मिला है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले एक बार जो है अशोक की एक पत्नी थी, कौन, उसका नाम था राक्षस करके नाम ही था, ठीक है। उसने सबसे पहले ये जो है बौद्ध वृक्ष को जलाने का और कटवाने का प्रयास किया। उसके बाद जो है उसके बाद दूसरी बार जो है आपका कौन, शशांक जो है वो तो जलाना चाहता था, बट जला नहीं पाया। उसको कटवा करके उसके क्या किया, जो जड़ नहीं होता, जड़ को भी उखाड़ दिया। शशांक के बाद फिर एक बार आपका
1884 मतलब इसी यही मान के चलिए 1870-75 के करीब करीब जो है भूकंप आ गया था, मतलब प्राकृतिक आपदा की वजह से उखड़ गया था। तो उस टाइम कनिंघम थे, ठीक है, कनिंघम के द्वारा श्रीलंका से फिर ला करके स्थापित किया गया है। तो बौद्ध जहां तक हम जानते हैं, ठीक है, हमारे जानकारी के अनुसार कि बोधि वृक्ष जो है अपना जो है कितना चौथी पीढ़ी का वृक्ष है अभी जो बोध गया में है, ठीक है। इसी को जो है शशांक ने, देखिए ये इस वजह से बता दिया आपको क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोधि वृक्ष अपने किस वंश का है, तो क्या कहिएगा, चौथी पीढ़ी का है। मेरे हिसाब से कहीं कहीं पे कोई किताब में छठा पीढ़ी का भी दे दिया है, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। हम तो ये जानते हैं कि पहली बार जो है जो अशोक की जो पत्नी थी, ठीक है, सोते ये अशोक की एक पत्नी थी, ये उसका नाम था राक्षस करके ऐसी नाम है, उसने सबसे पहले कटवाने का कोशिश किया, उसके बाद फिर शशांक ने कटवाने का कोशिश किया, शशांक के बाद प्राकृतिक आपदा आ गया, फिर कनिंघम ने जो है श्रीलंका से ला करके फिर क्या करवाया, वहां पे स्थापित किया। तो ये चौथी पीढ़ी का होना चाहिए। तो शशांक ने किस धर्म का, तो शशांक की अब देखिए बौद्ध धर्म का नहीं होगा, तभी तो वो कौन धर्म का था, शैव धर्म। देखिए शशांक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो है शशांक है ना, शशांक ये आप बंगाल देख रहे हैं ना, बंगाल गौर वंश के शासक थे, ठीक है। ये गुप्त वंश है ना, उसी के जो है सामंती थे। सामंती समझते हैं ना कि उसके उत्तराधिकारी, यानी मतलब मेन राजा गुप्त था, उसी का सामंत था, एक क्षेत्र में शासन करता था, ठीक है, गौड़ वंश का वही था, ठीक है। इसका जो है राजधानी नदिया में पड़ता था, ठीक है, पश्चिम बंगाल का बात कर रहे हैं। फिर ये एक देवगुप्त नाम से मिलकर के ये लोग दोनों मिलकर के आपको बता दें, ये जो है हर्षवर्धन का थोड़ा सा कहानी सुन लीजिएगा। क्या हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन, इसकी हर्षवर्धन की बहन राजश्री। तो राजश्री का जो पति था गिरिवर्मन, उसी का हत्या करवा दिया था किसने, देवगुप्त ने। तो इसको साथ मिलकर के ये शशांक का बहुत ज्यादा वहां पे रोल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज जान लीजिएगा, ठीक है। शैव धर्म के बारे में आपको बता दिए हैं कि ये जो है बौद्ध धर्म, ये किस धर्म से थे, बौद्ध धर्म से थे। जैन धर्म के बारे में जानते हैं, कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, ठीक है। उसके बाद महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार हो गए। बौद्ध धर्म के बारे में मालूम है हम लोग का, बौद्ध जी कब आता है, ये आता है आपका 500 कितना 563 में, ठीक है। 483 में बौद्ध का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। वैष्णव धर्म के बारे में आप लोग जानते ही हैं, तो ये बात थोड़ा सा जान लीजिएगा। तो शशांक किस धर्म के अनुयायी थे जिसने बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, तो क्या कहिएगा, ये शैव धर्म के मानने वाले थे। शशांक कौन था, तो गौर वंश का शासक था। गौर वंश कहाँ है, बंगाल में पड़ता है, ठीक है। ये गुप्त वंश का क्या था, सामंत ही था। नहीं बोलते हैं कि किसका सामंती व्यवस्था, और गुप्त वंश में ही सामंती व्यवस्था प्रारंभ होता है, ठीक है। उसी सामंती था, और ये दोनों मिल करके हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं ना कि हर्षवर्धन जो है 606 में जो है 606 में गद्दी पे बैठता है, और 647 तक हर्षवर्धन गद्दी में बैठा रहता है, ठीक है। 647 तक। और इसका बड़ा भाई का जो है हत्या कर दिया जाता है, राजवर्धन का। इसकी बहन होती है एक राजश्री। तो राजश्री के बारे में बता, राजश्री का जो पति था वही था आपका गिरिवर्मन, और गिरिवर्मन को ही मारवा दिया था कौन, देवगुप्त। किसके सहायता से, यही आपका शशांक के सहायता से, ठीक है। चलिए ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कहानी बहुत है, सुनिएगा तो समय लगे हैं। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटी का देश कहा जाता है। शांत घाटी का देश कहने का मतलब ये है कि देखिए लेसोथो का नाम सुने होइएगा आप, जब पढ़िएगा ना, ये दक्षिण अफ्रीका। देखिए मैप नहीं रखे हैं, मैप रख देना ना चाहिए दीपक जी। ये देखिए दक्षिण अफ्रीका देख रहे हैं, ये जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका है। इसी के अंदर एक क्या है, लेसोथो नाम का देश है। कौन है, लेसोथो, जो वहां पे लिखा हुआ है ना वही है, ये लेसोथो है, ठीक है। क्या है भाई, लेसोथो है। ये लेसोथो देश है, एक ही, यानी ये लेसोथो एक ऐसा देश है जो एक ही देश में चारों तरफ अपना बाउंड्री बनाता है। इसी वजह से इसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है। किसको, लेसोथो को। जापान जानते हैं आप लोग, यहाँ पे जापान प्रशांत महासागर में, जापान इधर है, ठीक है। जापान इधर इस साइड में है। उसके बाद मिस्र अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ पे ऊपर में है। यहाँ पे मिस्र पड़ेगा आपका ये वाला, यहाँ पे मिस्र पड़ेगा ऊपर में। इधर क्या है, भूमध्य सागर है, इधर लाल सागर है, ठीक है। यहाँ पे सुएज नहर है, ऐसे सुएज नहर है। ये वाला जो आप देखते हैं ये अकाबा की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे इधर इजराइल है, इधर अकाबा की खाड़ी है। यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप है, मिस्र में पड़ता है। ऐसे करके जाइएगा, ये भूमध्य सागर है। इधर से फिर आगे जिब्राल्टर जल संधि, ये अटलांटिक महासागर है, और ये आपका हिंद महासागर होगा। यहाँ पे बाबल मंदिर जल संधि है, जो इधर क्या करता है, लाल सागर को तो यहाँ पे करता है ना, ये लाल सागर को इधर हिंद महासागर से जोड़ता है। और यहाँ पे आपका सुएज नहर है, जो भूमध्य सागर को किससे, ये आपका लाल सागर से जोड़ता है, सुएज नहर। सुएज नहर की लंबाई कितना है, 193 किलोमीटर है, 193 किलोमीटर है इसका। सुएज नहर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सुएज नहर का स्थापना, चलिए सुएज नहर को बहुत बार पूछता है, ठीक है, थोड़ा सा बता ही देते हैं। देखिए सुएज नहर का स्थापना जो है आपका 1859 में होता है, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण, इसका जो बन के तैयार होता है 1869 में, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1956 में, ठीक है। सुएज नहर की लंबाई 193 बता दिए। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है,
ठीक है, याद रखिएगा। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है, और लाल सागर और हिंद महासागर के बीच जो है ये जो यहाँ पे जो चैनल है उस चैनल को बाबुल मंदिर कहते हैं, याद रखिएगा। और इधर भूमध्य ये अटलांटिक महासागर हो गया। इधर आइएगा तो आपको इधर जिब्राल्टर जल संधि दिखेगा, ऊपर में आपका स्पेन के साथ मोरक्को, यहाँ पे मोरक्को देश है। चलिए आगे चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बट इतना जानिए लेसोथो क्या है? ये देश का जो है क्या कहने, शांत घाटियों का देश कहा जाता है लेसोथो को। और लेसोथो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के चारों बगल में ये क्या घिरा हुआ है। लेसोथो अकेले एक देश है दक्षिण अफ्रीका का, ये वाला था ध्यान देना। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी प्रिटोरिया है, ठीक है। यहीं पे सबसे पहले जो है पुर्तगाली यात्री जो है यहाँ पे आके पहुंचा था, कब? 1486-87 में। या ये सब चीज आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये सब चीज नहीं जानिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है। 1400 कितना में? 1486-87 में यहाँ पे आके सबसे आपका बार्थोलो डी मियाज नाम से जानते हैं कि नहीं? सबसे पहले केप ऑफ गुड होप का खोज किया था, और यहीं से निकला था भारत का खोज करने के लिए। तो ये चीज जान जाइएगा, ठीक है। केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? कोई कहेगा कि केप ऑफ गुड होप का खोज कब हुआ? तो 1486 में हुआ। किसने किया? बार्थोलो डी मियाज ने किया था। यहीं पे आके रुका था, और यहीं पे गुजरात व्यापारी अब्दुल मजीद मिला था, और उसी के सहायता से ये हिंद महासागर के रास्ते से यहाँ पे आपका कालीकट में जयमौरी ने उसका स्वागत किया था, अपना भारत पहुंचा था, ठीक है। तो ये चीज जानना जरूरी है। तो जापान के बारे में आपको बोले, जापान में आपको सबसे, अगर जापान ऐसे दिखेगा तो आपको दिखेगा जापान जो है बहुत बड़ा द्वीप का श्रृंखला से बना हुआ है। सबसे ऊपर वाला होक्काइडो द्वीप है, होन्शु द्वीप है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशू द्वीप है। तो इसका करण भी पूछता है बहुत बार कि जापान का सबसे ऊपर से नीचे, तो सबसे पहले ऊपर वाला द्वीप को क्या कहेंगे? होक्काइडो द्वीप। उसके बाद कौन द्वीप? होन्शु द्वीप, ठीक है। होन्शु के बाद शिकोकू द्वीप, ठीक है। उसके बाद क्यूशू द्वीप। तो आपका हिरोशिमा और नागासाकी में जो घटना हुआ था, कौन सा द्वीप में बम फेंका था? होन्शु द्वीप में फेंका था, ठीक है। होन्शु द्वीप में, यहीं पे हिरोशिमा है, ठीक है। होन्शु द्वीप में, ये याद रखिएगा अभी, क्योंकि देखिए 6 अगस्त अभी हाल फिलहाल में गिरा है। तो 6 अगस्त को जो फेंका था यूरेनियम, कौन? यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का जो है परीक्षण किया था। एक तरह से परीक्षण ही कहिएगा। इसी अमेरिका अपने आपको सुपर पावर घोषित करना चाह रहा था, तो परीक्षण का स्थल उसको कौन दिखा? जापान ही दिखा, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। सोचा यही मौका है हमको अपना शक्ति दिखाने का। फिर एक 9 अगस्त को घटना होता है, ठीक है। तो उसमें यूरेनियम नहीं डाल करके उसमें क्या प्लूटोनियम का यूज किया था, ठीक है। प्लूटोनियम का यूज किया था, मगर 6 अगस्त में यूरेनियम 235 का यूज किया था, होन्शु द्वीप में गिराया था, ठीक है। तो ये आपका जापान के बारे में जानना है। मिस्र के बारे में आपको बता दिए। अभी मिस्र में जो है अभी अपने प्रधानमंत्री मोदी को एक अवार्ड भी दिया गया है, ग्रैंड कोलर नाइल अवार्ड बोलते हैं, जिसे यहाँ पे नील नदी है ना, इधर से निकलता है, व्हाइट नील और ब्लू नील मिलकर के भूमध्य सागर में गिरता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, ठीक है। यहाँ पे अब्दुल फतह अल सीसी जो है यहाँ के राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है ना। और जापान का तो जानते ही आप लोग, ठीक है। जापान के बारे में आप लोग को मोटा मोटी हम बता ही दिए हैं, ठीक है। लेसोथो हो गया, मिस्र हो गया, ठीक। उसके बाद नाइजीरिया, देखिए नाइजीरिया में तख्ता पलट हो गया, ठीक है ना। नाइजीरिया देखिए यहाँ पे नाइजीरिया पड़ता है, ऐसे करके नाइजीरिया पड़ता है, और ये अटलांटिक महासागर से क्या करता है? अपना सीमा साझा करता है, यानी ये तट पे नाइजीरिया है, ठीक है। नाइजीरिया का राजधानी अबूजा है। ये चीज थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए थोड़ा घिचपिच है, सेट प्रैक्टिस में आपको इस टाइप से बताना ही पड़ेगा कि आपका एक बार सारा चीज क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। तो 1856 में क्या हुआ था? सॉरी 1859 में, सबसे पहले 1859 में जो है बन्ना प्रारंभ हुआ था। क्या? आपका सुएज नहर का लंबाई 193 है। फर्नांड डी लेपेज जो है इसके इंजीनियर थे, ठीक है। ये बहुत बार ये 1969 में जो है इसका क्या हुआ? 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, 1869 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और ये किसको किसको जोड़ता है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ये याद रखिएगा। सुएज नहर यहाँ से, फिर यहाँ पे आपका लाल सागर, और अब ये आपका यहाँ पे है ना अदन की खाड़ी याद रखिएगा। ये वाला एरिया में हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको दिखेगा। यहाँ पे सोमालिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है, ये करके ऐसे करके आइएगा, इथियोपिया है, ठीक है ना। तो ये वाला हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, ये वाला एरिया को जोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? देखिए अंडमान निकोबार, ये देख रहे हैं ना आप, अंडमान निकोबार। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अंडमान निकोबार जो है ये किसका विस्तार है। तो देखिए ये आप हिमालय देख रहे हैं ना, ये हिमालय, ये ट्रांस हिमालय नहीं, ये मुख्य हिमालय की बात करते हैं, जिसको विरध हिमालय, ठीक है। इसी का ये जो है पूर्वोत्तर हिमालय का विस्तार अंडमान निकोबार तक है। ये बात जान जाइए कि हिमालय का विस्तार जो है कहां तक है भैया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, नंगा पर्वत से शुरू होकर के नमचा बड़वा तक। यहाँ पे आपका इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा दिहांग नदी कहता है। फिर ऐसे करके ये इधर चले आता है और ब्रह्मपुत्र, और ये ऐसे करके यहाँ पे अरकाना यामो है आपका, ठीक है। यहाँ पे एक नदी इरावदी नदी बहती है, ठीक है। इधर से आपका थाईलैंड से होकर के ऐसे एक साल्विन नदी आता है। सब जानिएगा आप लोग, ठीक। ये जो है आपका वियतनाम है ना, ऐसे करके यहाँ पे थाईलैंड तक, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ऐसे करके होकर के यहाँ पे आपका एक नदी गिरता है। तो ये वाला एरिया जो है ना, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज को बता देते हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग अभी हम चलते हैं कहां पे?
1935 के 1935 के अधिनियम में जो है म्यांमार को अलग करके जो है अलग कर दिया गया और 1937 में जो है म्यांमार अलग हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसी से 1937 को अलग हो गया। और यहाँ पे जो है कोको एक आइलैंड है। ठीक है, देखिए बता रहे हैं आपको, यहाँ पे जो है एक कोको आइलैंड है। ये कोको आइलैंड इसी म्यांमार के क्षेत्र में पड़ता था और ये कोको आइलैंड वहां पे जब 1948 को म्यांमार आजाद हुआ तो ये कोको आइलैंड उसके पास चला गया। किसके पास? म्यांमार के पास। मगर बहुत आदमी क्या कहता कि कोको आइलैंड को जो है नेहरू जी गिफ्ट कर गए थे। गलत बात है, ये ऐसा नहीं है। कोको आइलैंड ये म्यांमार ही क्षेत्र में पड़ता था। तो मैं देखिए, आप ECZ का अगर कहानी लगाइएगा तो वो फिर दूसरा चीज हो जाएगा। मगर ये कोको आइलैंड जो है म्यांमार का ही पार्ट आता था, वो म्यांमार में चला गया, कोको आइलैंड हो गया। और देखिए यहाँ पे जो है यही कोको, ये जो है कोको चैनल है ना, ये म्यांमार को यहाँ पे अपना जोड़ता है। कोको आइलैंड म्यांमार को भारत से अंडमान से, उत्तरी अंडमान से। ठीक है, तो इसका सबसे ऊपर में जो एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ना उत्तरी अंडमान, देखिए ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये आपका दक्षिणी अंडमान है। ठीक है ना, ये आपका फिर नीचे में निकोबार आ जाइएगा। तो क्या बोलता है, हाँ आपको क्या बता रहे थे हम, ये आपको बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे, हाँ कोको चैनल बता रहे थे। ठीक है, कोको चैनल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका डुक्कन पैसेज है को, ठीक है, जो आपको क्या करता है, मध्य अंडमान और किसके, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच जोड़ता है। ठीक है, डुक्कन पैसेज यहाँ पे 10 डिग्री है, जो आपको दक्षिणी अंडमान और यहाँ पे कार निकोबार यानी निकोबार को जोड़ता है। फिर यहाँ पे आपको एक ये आप ऐसे जाइएगा ना, ग्रैंड चैनल है वो। ठीक है, यहाँ पे निकोबार को और किसको, इंडोनेशिया के किसको, सुमात्रा को, किसको, सुमात्रा को जोड़ता है। ठीक है, सुमात्रा को जोड़ता है। तो यहाँ पे डुक्कन पैसेज, तो यहाँ पे 3 पैसेज का नाम याद रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या बोले हैं, सबसे पहले हम क्या बोले हैं आपको, सबके पहले डुक्कन पैसेज क्या कहिएगा, उत्तरी दक्षिणी मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान को जोड़ता है। उसके बाद आपको क्या बोले हैं, उसके बाद 10 डिग्री चैनल किसको, दक्षिणी अंडमान को और निकोबार को जोड़ता है। ठीक है, यानी कार निकोबार भी कह सकते हैं। उसके बाद नीचे में आइएगा तो ग्रैंड चैनल किसको जोड़ेगा आपका, ये आपका देख रहे हैं ना सुमात्रा। देखिए इंडोनेशिया ना अपना अलग अलग द्वीप में बांटा हुआ है, सुमात्रा है, जावा है, इधर आइएगा तो फिर आपका पापुआ न्यू गिनी तक है। ठीक है, यहाँ पे आपका बोर्नियो द्वीप है, यहाँ पे भी इंडोनेशिया का भाग है। तो ये वाला जो एरिया में यहाँ पे आपका एक सुंडा गर्त है। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त सुंडा गर्त है। तो थोड़ा सा बात को समझिएगा, देखिए हम थोड़ा घिचिर पिचिर कर देते हैं, बहुत कम समय में हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं आप लोग को, मगर हम बता नहीं पा रहे। देखिए ठीक, ये है ना, ये आपका यहीं पे है, आपका क्या बोले थे, ये वाला जो है आपका इधर से एक चैनल है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड चैनल बोलते हैं। ये ग्रैंड चैनल है। उसके बाद 10 डिग्री कहेगा तो अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान और निकोबार के बीच। उसके बाद डुक्कन पैसेज कहिएगा तो क्या कहिएगा, वो आपका मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 चैनल हो गया। फिर यहाँ पे ऐसे अगर आइएगा तो यहाँ पे एक चैनल है ना आपका, जो आपका जोड़ता है। हम लोग ये इस चैनल को जो है पुर्तगाल ने भी जीत लिया था, पुर्तगाल अपने कब्जा में ले लिया था, नाम सुने कि नहीं। तो यहाँ पे हम बता दिए यहाँ तक कि सबसे पहले है क्या है, यहाँ पे डक्कन पैसेज है, 10 डिग्री है, ग्रैंड चैनल है। तो यहाँ पे एक है ना मलक्का जल संधि है। ठीक है, इसी मलक्का जल संधि को पुर्तगाल सब जीत लिया था और ये वाला पूरे कब्जा, ये वाला पूरे एरिया को कब्जा कर लिया था। और ये मलक्का जल संधि इतना ज्यादा सॉलिड है, इस मलक्का जल संधि से पूरा व्यापार, ये जो आपको चाइना सी देख रहे हैं ना, दक्षिण चीन सागर, ठीक है, ये वाला इधर से अगर इसको रोक दिया जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और यहीं पे इसी का एक विकल्प ले रहा है सिंगापुर के पास, मलेशिया और सिंगापुर के बीच एक जोहर, ठीक है, जोहर स्टेट को, जोहर स्टेट बन गया है बट बन नहीं रहा है। ठीक है, जोहर स्टेट है, उसी में उसी का विकल्प खोज रहा था। ये मलक्का जल संधि याद ही रखना है आपको। ठीक है, तो ये मलक्का जल संधि आपका अंडमान सागर को और इधर ये वाला सागर को, जावा सागर, इसको जो भी कहिए जावा सागर है। ठीक है, तो इसको जोड़ता है ना ये मलक्का जल संधि। तो यहाँ पे कितना चैनल हो गया, मलक्का चैनल हो गया, जोहर हो गया, ये सिंगापुर और मलेशिया के बीच हो गया। फिर यहाँ पे आइएगा तो डक्कन पैसेज हो गया, 10 डिग्री हो गया, 10 डिग्री के बाद ग्रैंड चैनल हो गया। ग्रैंड चैनल किसके हो, तो क्या कहिएगा, सुमात्रा को, किससे, ग्रेट निकोबार से। और यहीं पे आप इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है ना अपना, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। यहाँ पे कितना है, 6 डिग्री 8 मिनट, 6 डिग्री 8 मिनट होता है ना, 6 डिग्री 8 मिनट हम लोग का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 8 मिनट में यहाँ। और मुख्य भूमि कहेगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट में होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका कन्याकुमारी से शुरू होता है तो यहाँ से होता है। और सबसे पहले मानसून भी यहीं आता है, यानी आपका मान लीजिए कि आपका मतलब मई के अंतिम महीने में मतलब आ जाता है यहाँ पे मानसून अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो ये आपको जानना है। तो क्या बोल रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो उत्तरी द्वीप कौन सा हो जाएगा, देखिए उत्तरी अंडमान तो आपको यहाँ बताए थे। ठीक है, उत्तरी अंडमान है, उधर कोको चैनल है, कोको चैनल इसको जोड़ता है, म्यांमार को जोड़ता है। उत्तरी अंडमान तो होगा नहीं। उसके बाद क्या है, नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम आपको सुसुप्त क्या है, देखिए यहाँ पे बैरन है, 2 प्रकार का ये ज्वालामुखी है। तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, और एक बैरन जो है सक्रिय है। भारत का एक पहला एक ही ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी कहेगा तो क्या कहिएगा,
कौन, बैरन है, नारकोंडम। और ये देखिए अंडमान निकोबार का पूर्वी साइड में पड़ता है, ये वाला यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे है नारकोंडम और यहाँ पे है बैरन। नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है, उसके बाद लैंडफॉल द्वीप, ठीक है, लैंडफॉल द्वीप ही है आपका ऊपर में सबसे, कोको चैनल के बगल में पड़ता है जो सबसे ऊपर में, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान, मध्य अंडमान दक्षिण अंडमान, फिर आपका इधर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो और कहेगा कि अंडमान निकोबार का जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो क्या कहिएगा, तो कहिएगा कि दक्षिण अंडमान में है, ठीक है। कौन अंडमान में है, दक्षिण अंडमान में है। और ये जान लीजिए यहाँ का जो जनजाति है, सोम्पेन है, निकोबारी है ना, कल बताए थे, सेंटेलिज है, ये सब क्या है, ये सब। तो सोम्पेन जो जनजाति है वो कहाँ रहती है, वो निकोबार में रहती है। और बाकी बचा जो भी जनजाति है, सेंटेलिज हो गया या ये सब अंडोमानी हो गया, ये सब अंडोमान में रहता है। बहुत बार पूछता है ये बंगाल की खाड़ी वाला इस एरिया को तो आपको जान नहीं है। अभी मोदी सरकार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही है यहाँ पे, अब निकोबार में बहुत बड़ा पार्क बना रहा है यहाँ पे अभी। हाँ, यहाँ पे आपको तो बता ही नहीं दिए, ये अभी द्वीप का नाम जो है चेंज कर दिया, आपका था ना हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, तो नील द्वीप को शहीद द्वीप नाम दिया गया है, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया गया है। और आपका एक सुभाष चंद्र बोस, एक द्वीप को सुभाष चंद्र बोस नाम दिया गया है। तो ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इस सब को आपको जानना है। तो नील द्वीप का नाम क्या है, शहीद द्वीप, हैवलॉक का क्या है, स्वराज द्वीप। ये सब याद नहीं रखेगा, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है और आदमी गलत कर देता है, ठीक है। तो लैंडफॉल द्वीप सबसे क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा। उत्तरी अंडमान के बारे में आपको बता दिए। लोगन द्वीप, देखिए लोगन द्वीप यहाँ पे नहीं है, लोगन एक यहाँ पे भी है, लॉन्ग द्वीप एक, आप जब पढ़िएगा ना ये अमेरिका के अटलांटिक महासागर में, ठीक है, ये आपका अमेरिका पढ़िएगा ना, देखिए ऐसे करके अमेरिका है, ठीक है, ये वाला अमेरिका है ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया ना आपका फ्लोरिडा, देखिए ये वाला जो है, ये वाला एरिया में एक द्वीप है, इसी को लॉन्ग द्वीप कहते हैं, अटलांटिक महासागर में पड़ता है, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गया ना। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान का भंडार किस देश में, देखिए स्वर्ण खान का भंडार अभी फिलहाल जो है सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में कुल क्या है, कलगाडी, कुलगार्ली, ये सब खान है, और ये सब विक्टोरिया प्रांत है, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड। देखिए ये देख रहे हैं ना, ये कारपेंटरिया की खाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे आइएगा न्यू साउथ वेल्स है, ठीक है, इधर आइएगा विक्टोरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्वींसलैंड है, ये क्वींसलैंड है। तो ये वाला एरिया में स्वर्ण का बहुत ज्यादा खान है। और देखिए विश्व की सबसे पुरानी भूमि के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, सबसे पुरानी भूमि है। और ये वाला एरिया ना बहुत ज्यादा मरुस्थल, इधर देखिएगा ना, ये पूरा मरुस्थल होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका खनिज पदार्थ मिलता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये सब कौन कौन सा बोले आपको, कोई कहेगा कि देखिए न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, ये सब प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया टोटल 4 प्रांतों में बांटा हुआ है। यहाँ से शुरू कीजिएगा, ठीक है, कारपेंटरिया के खाड़ी से शुरू कीजिएगा, ऐसे करके यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आपका कौन है बॉस, ये है ना जी, ये देखिए यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत जल संधि है, इसको जोड़ता है किसको, ये तस्मान है, ये ठीक है, तस्मानिया है, ठीक है, ये क्या है, तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया के साथ जोड़ेगा तो कौन, बहुत जल संधि। ये देखिए अब यहाँ पे न्यू गिनी है ना, न्यू गिनी है, तो यहाँ पे टॉरस जल संधि है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच। यहाँ पे आपका कारपेंटरिया खाड़ी है, ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ पे आपका क्या है, कोरल रीफ है, यहाँ पे ग्रेट बैरियर, सॉरी इसी को ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है ना, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं ना। यहाँ पे सबसे बड़ा कोरल रीफ है, जो सब जिसको हम लोग परवाल भत्ती कहते हैं, ठीक है, जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट का जो अपना घर बना के रहता है, ठीक है। ये जूजन थैला होता है जो शैवाल जो इसका भोजन बनाने का काम करता है, सब तो चीज आप लोग जानते ही होइएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये तो कोरल सागर हो गया, ये कारपेंटरिया की खाड़ी हो गया, ठीक है। इधर वाला आइएगा तो ये डार्विन है, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे में आइएगा तो ये आपका देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, आपको क्या बोले, बहुत जल संधि द्वारा ये तस्मान से अलग होता है। और तस्मान का राजधानी कहाँ है, हेबॉट है, ये सब चीज जान जाइएगा। और ये वाला एरिया में जो है आपका पूरा क्या होता है, सोने का खान है। कहाँ पे कहिएगा, क्वींसलैंड में है, विक्टोरिया में है, हाँ क्वींसलैंड, विक्टोरिया, और आपका ये आपका क्या बोले, क्वींसलैंड है, विक्टोरिया है, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स है। ये तीनों एरिया सोना के लिए कौन सा खान हो जाएगा, तो कालगुडली होता है, ठीक है, और एगो कुलगुड्डी, ठीक है, कालगुडली और कलगुड्डी, ये सब खान है, सोने का खान है, देख लीजिएगा। ये सब चीज आप लोग जानते ही होइएगा। तो ये जान लीजिए किस देश के पास है, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये भी है भैया, यहाँ पे आप जानिएगा जो ग्रेट बैरियर, वहाँ पे 5 गो जो झील है उसके अगल बगल में बहुत ज्यादा वो भी एरिया बहुत संपन्न है, किसका, खनिज के लिए, लोहा के लिए, निकेल के लिए, जो सटबड़ी है, डुलूथ है, ठीक है, ये सब। उसके बाद आपका ये कैलिफोर्निया है, ये वाला एरिया में भी बहुत ज्यादा मिलता है। उसके बाद चीन तो आप लोग जानते हैं, लगभग चीजें में अब आगे बढ़ता जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका, ईराक के लिए भी है, जोहान्सबर्ग नहीं है। जब देखिए ये सब चीज 1 मिनट के लिए नहीं है, इतना जल्दी हम बोलेंगे ना आप समझ पाइएगा। इसको खोल करके अच्छा मैप के साथ समझाइएगा कि ये दक्षिण अफ्रीका वाला नीचे वाला भाग में, ये वाला भाग में यहाँ पे देखिएगा ये पठार है, ठीक है, यहाँ से ऊपर से इधर से कांगो नदी निकलता है और इधर से ऑरेंज नदी निकलता है, कांगो नदी ऐसे करके ऐसे चलता है, और ये ऑरेंज नदी ऐसे अटलांटिक
ये वाला एरिया में बहुत ज्यादा संपन्न है, ठीक है, जहाँ पे जोहान्सबर्ग है, बहुत सारा खान है यहाँ पे, ठीक है। आईसीबीसी खान के लिए जो है आपको पता होगा, यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गए थे तो यहीं पे कोयले के खान में यहाँ पे बहुत मजदूर को खटाया जाता था। तो ये वाला चीज आपको दक्षिण अफ्रीका में भी बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्रांत इसके लिए फेमस होगा? तो क्या कहिएगा? क्वींसलैंड हो जाएगा, न्यू साउथ वेल्स हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगा। और आपको क्या कहेगा कि आपको जो है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा जल संधि है? तो बहुत जल संधि है, ठीक है। और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा जल संधि है? तो टॉरस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया के ये जो है उत्तर पूर्व में जो है जो कोरल रीफ है, ये कहाँ पे है? तो क्या कहिएगा? कोरल सागर में है और ये प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक है ना, ये कीजिएगा। और यहाँ पे जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, एक बहुत बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पर्वत है, ठीक है। इसी का सबसे ऊंची चोटी है आपका, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा विभाजन है। फिर कभी मौका मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा से बताएंगे हम। आगे ये क्या लिखा है? पारीछा बांध। कौन सा? पारीछा बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो पारीछा बांध आप लोग को मालूम है केन और बेतवा। तो केन नदी, देखिए बेतवा नदी का पानी, बेतवा नदी का देखिए आपको बता देते हैं, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट ये केन और बेतवा, देखिए चंबल, पहले चंबल नदी जानिए। चंबल नदी कहाँ से? जाना पाओ की पहाड़ी से निकलता है, एमपी से निकलता है, ठीक है। और इसका जो है सहायक नदी क्या है? इसका सिंध नदी है, इसका सिंध, ठीक है। पार्वती, ठीक है। पार्वती, काली सिंध सब किसका? चंबल का। और चंबल का ही है इस सबका सहायक नदी। चंबल नदी कहाँ से निकला? मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ी से निकलता है और यमुना नदी में आके ये गिर जाता है। बनास नदी भी इसी का सहायक नदी है, ठीक है। ये सब चंबल नदी है। चंबल नदी खड, आप राजस्थान में हम लोग बोलते हैं ना चंबल का डाकू, तो ये चंबल का डाकू है। यहाँ पे खड भी है, बेडलैंड का निर्माण करता है, पूरा खड्डा और ये यमुना नदी में आके। और बेतवा भी किसका सहायक नदी है? ये भी यमुना का सहायक नदी है, ठीक है। ये निकलता है और ये आगे यमुना नदी में मिल जाता है। इसी बेतवा केन नदी जो आपका कहां से निकलता है? मध्य प्रदेश से निकलता है। तो केन का पानी बेतवा में लाके लिंक करने का प्रावधान किया गया। एक प्रोजेक्ट केन और बेतवा प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा फेमस है, इसको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का संभावना है, ठीक है। तो केन और बेतवा लिंक परियोजना कर रहा है। केन नदी का पानी कहां पे लाके छोड़ेगा? बेतवा नदी पे छोड़ेगा, जो मध्य प्रदेश से निकलता है। नर्मदा नदी आप लोग जानते हैं कहां से निकलता है? नर्मदा, अपना नर्मदा नहीं जानते हैं, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी को तो आप लोग जानते ही हैं। गंगा नदी अच्छा बता देता है। गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलता है, ठीक है। गंगोत्री से 2525 लंबाई निकलता है, ठीक है। और गंगा नदी जो है बनता है किसमें? यहाँ पे आपका देवप्रयाग में मिलता है। इधर से भागीरथी आता है, इधर से जो है कौन? अलकनंदा, मंदाकिनी, सब यहाँ पे बहुत सारा, धौली गंगा, उसके बाद आपका अलकनंदा, उसके बाद आपका ये बहुत सारा प्रयाग बनाता है, 5 प्रयाग बनाता है। और लास्ट में देव प्रयाग में आकर के यहाँ पे भागीरथी आता है और इधर से अलकनंदा आता है, आकर के मिलके गंगा बन जाता है। और ये गंगा फिर आगे बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है, चापाका डेल्टा बनाता है, ठीक है। इसी में सुंदरवन डेल्टा है, बहुत कुछ इसमें है। पढ़िएगा इसी ये वाला एरिया गंगा का जो है पर ये वाला मैदानी एरिया पढ़िएगा, जो उपजाऊ है, इसको लेके ही सब कुछ हुआ है। तो बहुत कहानी है, ठीक है। और नर्मदा नदी तो आपको बोली थी है, ये कहाँ से निकलता है? ये अमरकंटक से निकलता है, ठीक है। देखिए सतपुरा पहाड़ी का जो रेंज है, ये अपना भारत अगर बनाइएगा, ये अपना भारत बनाइएगा तो देखिए ये है ना, ये आपका ये है ना ग्वालीगढ़ से शुरू होता है, ये फिर महादेव पर्वत, फिर मैकाल पर्वत, यही मैकाल पर्वत से जो है आपका 2 नदी निकलता है, एगो नर्मदा निकलता है और एगो इधर सोन निकलता है, ठीक है। और ये नदी जो है रिफ्ट घाटी होकर के बहता है और ये जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाता है और जो रिफ्ट का निर्माण करता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, क्योंकि इधर क्या है? रिफ्ट घाटी मतलब समझते हैं ना, विभाजन। आप विंध्याचल पर्वत है जो जल विभाजक है, ठीक है। इधर क्या है? इधर ज्यादा ढलान है, फिर इधर अगर ऐसे जाइएगा तो यहाँ पे रिफ्ट मतलब क्या? दरार पड़ गया है और इसी घाटी होके बहती है। नीचे से आपका ये देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पे क्या है? ये नर्मदा है और यहाँ पे ताप्ती है, ठीक है। और ये वाला जो है आपका सतमाला है, पढ़ते हैं ना, ये सतपुरा। देखिए यहाँ पे ऊपर में देखिए विंध्याचल और सतपुरा के बीच कौन बहता है? नर्मदा बहता है। और यहीं पे आपका सतपुरा और सतमाला के बीच कौन बहता है? आपका ताप्ती बहता है। और ये दोनों कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में गिरता है। और किसका निर्माण करता है? ये आपका निर्माण करता है, एस्चुरी का निर्माण करता है। एस्चुरी के बारे में एक और वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है? समुद्र का पानी में भी लहर होता है, इधर से पानी तेज होता है, गाद वाद होता नहीं है, दोनों तरफ से धक्का मारता है और यहाँ पे कोई भी डेल्टा का निर्माण नहीं होता, यानी गाद जमा नहीं होता है। इसी वजह से आप देखिएगा पूर्वी घाट से ज्यादा पश्चिमी घाट में अधिक बंदरगाह विकसित है, क्योंकि यहाँ पे गाद वाद का समस्या नहीं होता, कोई भी तट में आके जाके घुस जाता है, ठीक है। ये पे कच्छ का रण है, ठीक है, ये तो जानते हैं, कठियावाड़ तट है, ठीक है। सबसे बड़ा तट जो है गुजरात का ही होता है, तो सब चीज आप लोग जानते हैं। विंध्याचल पर्वत जो है
उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है और जल विभाजक का भी काम करता है। ठीक है, ऊपर में आइएगा तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, फिर आते जाइएगा इधर आपका ऐसे उड़ीसा करके यहाँ तक, फिर यहाँ तक आ जाइएगा। ठीक है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, बहुत कहानी है। तो आ जाइए, तो यहाँ पे कहाँ आए हम, चंबल। चंबल नदी जाना पहाड़ी से निकलता है, सिंध नदी, पार्वती नदी, ठीक है, काली सिंध नदी इसका, उसके बाद बनास नदी इसका सहायक नदी है, बेतवा नदी वहां से आकर यमुना नदी पे मिलता है, बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, तो ये परीक्षा बांध, इस पे यही परीक्षा बांध है आपका। बेतवा नदी में पानी लाएगा केन नदी से, ठीक है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलता है, आपको बता दिए हैं यहाँ से, ठीक है। सतपुरा पर्वत का सबसे यहाँ पे है अमरकंटक, मैकाल पर्वत का जो है सबसे ऊंचा है, ठीक है। अगर मैकाल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो धूपगढ़ कहिएगा, जो महादेव पर्वत पे पड़ता है, ठीक है। और देखिए सतपुरा जो पर्वत है ना, अलग अलग खंड में बटा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 में बटा हुआ है, ठीक है। सबसे ग्वालीगढ़ कहिएगा, फिर आपका महादेव कहिएगा, फिर मैकाल कहिएगा, इधर आज ग्वालीगढ़ से पहले इधर अगर आइएगा तो ये पिपली करके है, ठीक है। ये पूरा अलग अलग टूटा हुआ है और इसी में बीच बीच में जो है आपका अलग अलग नाम है। चलिए, तो ये हो गया आपका गंगा नदी के बारे में आपको बता ही दिए हैं, ठीक है, अलकनंदा। और यहाँ पे आपका पंच प्रयाग के बारे में आपको बताएं क्या कि आपका यहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलेगा तो विष्णु प्रयाग मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो निकलता है आपका कौन है, बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से निकलता है। फिर आपका ये कर्ण विष्णु प्रयाग, फिर आपका कौन कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद जो पिंडारा नदी मिलेगा, इधर से आपका निकलता है अलकनंदा है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत कहानी है, जितना बताएंगे उतना कम पड़ जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए, कम जनसंख्या वाला की बात कर रहा है तो भारत का जनसंख्या देखिए, सबसे छोटा राज्य कहेगा तो क्या कहिएगा, सबसे छोटा राज्य कहेगा तो कहिएगा गोवा है, और जनसंख्या में कहेगा तो क्या कहिएगा, सिक्किम है। क्योंकि सिक्किम में टोटल जो है 32 क्या है विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं सिक्किम, ये सिक्किम है, ये चिकन नेक है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दर्रा है, देखिए 2 दर्रा जानते हैं ना, नाथुला दर्रा और जलपैला दर्रा, तो यहीं पे नाथुला दर्रा है जो चाइना के साथ तिब्बत के साथ जोड़ता है, ठीक है। ये इधर वाला एरिया भूटान है। यहाँ पे यहीं पे डोकलाम, जानते हैं डोकलाम का नाम सुने है कि नहीं है, बहुत ज्यादा विवाद में रहता है, यहाँ पे डोकलाम है, ठीक है। देखिए ये वाला डोकलाम विवाद चलता है हम लोग का, ठीक है ना। यहाँ पे भूटान है और यहाँ पे नाथुला दर्रा है, यहाँ पे जलपैला दर्रा है, ये सिक्किम है, ये चुम्बी घाटी है, यहीं पे एक जो है ना केटू है। तो ये तो भारत में अभी ये केटू क्योंकि काराकोरम श्रेणी में है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और ये वाला आप लोग को पता है, ये वाला भाग जो है क्या ये गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान हम लोग का हड़प लिया, हम लोग अभी लेंगे इसको, ठीक है। तो बट अभी नहीं पड़ता, मगर यहाँ पे जो है कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है, कितना है 8586 है, 8000 कितना है 8586 है, ठीक है ना। ये हम लोग का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, सबसे ऊंची चोटी है भारत में। ये अब वही बोल रहा है कि सिक्किम सबसे छोटा जनसंख्या वाला कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। मिजोरम यहाँ पे है, ठीक है, ये मिजोरम है। यहाँ पे ब्लू माउंटेन है। मिजोरम राज कब बना था, क्या कहिएगा, मिजोरम राज 1987 में बना था। किब में, 1987 में। कैवा राज बना था, देखिए ये 22वां राज बना था, ठीक है। कैवा संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन हुआ था, ये केंद्र शासित राज्य बना, और 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में 22वां राज्य बनाया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और ये 1987 में बना था। कैवा राज बनेगा ये अगर 22वां बना तो ये स्वाभाविक है 23वां राज्य बनेगा, ठीक है ना। तो ये 23वां राज्य बना था। और अरुणाचल प्रदेश इसके बाद बना था, ये 55वां संविधान संशोधन से। ये कैवा, ये 24वां राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश। और ये सब 1987 में बना है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। 1987 में बना है। यहाँ पे है मिजोरम आपका, इधर फिर आपका त्रिपुरा हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मणिपुर हो गया, ठीक है। मणिपुर से ऊपर में जाइएगा नागालैंड, नागालैंड से ऊपर ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा हो जाएगा, आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम यहाँ पे है। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से कहेगा तो क्या कहिएगा, ये गोवा है यहाँ पे, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, ज्यादातर इसका भाग कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। तो ये कह दीजिएगा। मिजोरम के बारे में आपको बता दिए, यहाँ पे मिजोरम है। मिजोरम का जो है यहाँ पे विधानसभा सीट कहेगा तो क्या तो कहिएगा 40 है, ठीक है। लोकसभा क्या गो है, लोकसभा यहाँ पे एक है, ठीक है ना। और यहाँ पे लोकसभा भी एक है। गोवा में लोकसभा कितना है, 2 गो है, ठीक है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा क्या गो है, यहाँ पे भी लोकसभा जो है, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा 2 गो है शायद, ठीक है। और विधानसभा 60 गो है, ठीक है। उसके बाद गोवा के बारे में आपको बता ही दी है, ठीक है। यहाँ पे गोवा है, ठीक है ना। प्रमोद सावंत जो है इसका क्या है, मुख्यमंत्री है, ठीक है। अभी ये बहुत हॉट में रहता है यहाँ पे गोवा में, क्योंकि आप जानते हैं बीच बीच का रास्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने सब ज्योग्राफी जितना पढ़िएगा उतना पढ़ा जाएगा। प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, देखिए प्रकृति की ओर लौटो यानी क्या है, प्राकृतिक स्वतंत्रता। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वेदों को ओर लौटो, दयानंद सरस्वती हाँ दिया था ना, तो वैसे प्रकृति की ओर लौटो का नारा कौन दिया था,
तो ये आपका कहाँ गया भैया, रूसो दिया था, ठीक है। रूसो कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे और आके फ्रांस में बस गए थे और इसी ने जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। और इसी स्वतंत्रता का सपोर्ट आपका ये भी करता है कौन, आपका हमारा बाल गंगाधर तिलक। इसने भी बोला था ना, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। हाँ, तो यही बात है। तो प्राकृतिक की ओर लौटो का नारा रूसो दिया था। रूसो जो है इसका देखिए, रूसो फ्रांस के थे, याद रखिएगा। ये प्राकृतिक, इसका जो है किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब बहुत पूछता है, इसी वजह से हम कम समय में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। रूसो द्वारा लिखित पुस्तक बहुत पूछता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एमएल है, ठीक है। ये सब लिख, ये प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात कर रहा था, ठीक है। ये एजुकेशन जो है प्राइवेट एजुकेशन का विरोध कर रहे थे, ठीक है। गवर्नमेंट एजुकेशन का बात करते हैं। जॉन लॉक जो है, ये लोग कहाँ का, देखिए ये उदारवादी चिंतक है। ये ब्रिटेन के थे, कहाँ के थे, ये यूके के थे, ठीक है। ये यूके के थे। और अरस्तु कहाँ के, यूनान के थे, ठीक है। न प्लेटो का गुरु था, प्लेटो का अरस्तु का सुकरात, और सुकरात का हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्लेटो पर ये अपना सिकंदर महान का, सिकंदर का गुरु का नाम क्या था, अरस्तु था। अरस्तु का गुरु का नाम प्लेटो, और प्लेटो का गुरु का नाम सुकरात। तो यही हो गया आपका यूनान के थे लोग, ठीक है। यूनान को जो है पश्चिम का क्या बोलते हैं, पश्चिम में जो है लोकतंत्र का क्या जन्मभूमि कहा जाता है यूनान को, ठीक है। तो इसको जान जाइएगा, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना वो 1875 में, खाली 1900 लिखा था मेरे से, कहा है, ठीक है। 1875 में किए थे। कब किए थे, 1875 में किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसी ने जो है 1869 के करीब ये पाखंड खंडनी सभा का भी स्थापना किया था आगरा में, ठीक है। दयानंद सरस्वती, इसने वेदों ओढ़ का लौटो का नारा भी दिया था, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध भी किए थे दयानंद सरस्वती। अरस्तु तो यूनान के हो गए। जॉन लॉक उदारवादी लोकतंत्र का क्या थे, सपोर्टर थे। वहां पे जो है राजतंत्र को इंग्लैंड में बढ़ावा दिए थे ये, ठीक है। उदारवाद थे, ठीक है ना। रूसों के बारे में आपको बताए दिए हैं, ठीक है। चलिए अब आइए, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन, बुद्ध चरित्र लेखक का कौन हो जाएगा, अशोक घोष। और अशोक घोष तो जानते हैं जो कालिदास गुप्त काल में चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। बाण अभी बाण भट्ट के बारे में आपको बताए थे। किसके बाद ये कब, हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन अब बताया था ना 600 लेके 647 तक या राज किए थे, ठीक है। इसका बड़ा भाई को मार दिया था राजवर्धन को, तो फिर गद्दी में बैठा था, ठीक है। तो उसी के दरबार में बाणभट्ट उसका राज का भी हर्ष चरित्र इसी ने लिखा है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र बहुत बार पूछता है। वत्सायन कामसूत्र का लेखक वत्सायन है। अशोक घोष के बारे में बता दिया, बाणभट्ट हो गया, ठीक है। ये बहुत संगति हुआ था ना, ये आपको बता देते हैं। ये आपका कनिष्क था ना, कनिष्क के दरबार में ये लोग रहते थे, ठीक है। अशोक घोष रहते थे। तो चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था, जिसमें आपका हिनयान और महायान दो भागों में बांटता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, देखिए नौसेना दिवस क्या तारीख को मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। देखिए हुआ था क्या, 4 दिसंबर, थोड़ा सा देखिए, जो भी क्वेश्चन निकालते कुछ ना कुछ बात निकल जाता है तो बताना ही पड़ता है। 4 दिसंबर को देखिए क्या हुआ था, ये आपको बता देते हैं। 15 जनवरी बोलते हैं, 4 दिसंबर, ठीक है, 1971 की बात है। 1971 की बात है, जब बांग्लादेश मुक्ति दिवस हम लोग मना रहे थे। बांग्लादेश मुक्ति दिवस नहीं, बांग्लादेश हम लोग नहीं, बांग्लादेश जब आजाद हो रहा था, जब बांग्लादेश के लिए लड़ाई हो रहा था 1971 में, भारत और पाकिस्तान भी इसमें अपना जो है योगदान दिया। तो 1971 में जो है कराची, यहाँ पे देखिएगा आप, ऐसे करके हम लोग का भारत है ना ये, तो ये ऊपर आ जाइएगा, यहाँ पे कराची है, ठीक है। इसी कराची में है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन क्या था, ट्राइडेंट एक ऑपरेशन चलाया था वायुसेना द्वारा, ट्राइडेंट ऑपरेशन। ट्राइडेंट के माध्यम से यहाँ पे जो है हम लोग का INS विक्रांत, INS गाजी को इतना भुना कि इस पूरा एरिया को हम लोग क्या कर लिए, कब्जा लिए थे, बहुत जबरदस्त तरीके से थे। और इसी विजय के कारण जो है 4 दिसंबर को हम लोग क्या बनाते हैं, नौसेना दिवस मनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग 1965 के भी युद्ध में कराची वाला एरिया जीत गए थे, मगर 1971 में जब ये बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था, ठीक है। तो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हम लोग यहाँ वाला कराची पोर्ट में जाकर के हम लोग का विक्रांत जो है यहाँ पे INS, उसको लोग का जो गाजी है, मार फोड़ करके पूरा बंदरगाह को तबाह कर दिया था। और उसी के उपलक्ष्य में, उसी जीत के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को 1971 से हम लोग क्या शुरुआत से, तब से क्या हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को तो पता ही है आप लोग को, हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। और ये दिवस क्यों मनाते हैं, सेना को जो है कुछ यहाँ पे पैसा अगर आप कुछ उपहार में देते हैं और उसका कुछ लाभ के लिए लगाया जाए, तो सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर को। और 15 जनवरी, हाँ 15 जनवरी का भी महत्व बहुत ज्यादा है। 15 जनवरी में देखिए, 15 जनवरी 1949 को जो है हम लोग का फील्ड मार्शल कौन थे, KM करियप्पा को जो है फ्रांसिस बुच कौन था उस टाइम, वो जो अंग्रेज का जो सेना का जो जनरल था, फ्रांसिस बुच था। तो फ्रांसिस बुच 15 जनवरी 1949 को जो है हमला पहला फील्ड मार्शल KM करियप्पा को क्या किया, पूरा कार्यभार सौंप दिया था। तो उसी के उपलक्ष्य में 15 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग
अपना सेना दिवस यानी थल सेना दिवस या सेना दिवस को 15 तारीख। तो क्या कहिएगा, थल सेना दिवस 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं? तो क्या कहिएगा, फ्रांसिस बुच जो है पूरा जो सेना का जो है कार्यभार हमारे पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को सौंप दिया। इसी के उपलक्ष्य में 15 जनवरी को हम लोग क्या थल सेना दिवस मनाते हैं, ठीक है, या सेना दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को आपको हम बता दिए हैं, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस क्यों मनाते हैं? तो यहाँ पे आप लोग को कराची बंदरगाह में, ठीक है, INS विक्रांत द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन ट्राइडेंट के मतलब एक ऑपरेशन चलाया था। इसी ऑपरेशन के तहत यहाँ पे जो है ये लोग का जो है गाजी, इसी पे बहुत ज्यादा बमबारी किया और इसको पूरा डुबा दिया, मार मूड़ के बर्बाद कर दिए। इसी में जो है हम लोग विजय पाए थे। इसी वजह से हम लोग 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, नौसेना दिवस मनाते हैं। और 8 अक्टूबर को 1932 से शुरू होता है ना हम लोग का वायुसेना। तो चलिए वो हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेशी नीति का वर्णन किया गया? देखिए संविधान में अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा की बात करेगा तो क्या कहिएगा, ये नीति निर्देशक तत्व में आता है 36 से। देखिए भाग 4 में आता है, ठीक है, कितना 36 से 51 के बीच आता है। इसी 51 में क्या कहा गया है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा करेंगे। तो 44 में सिविल कोड है ना, सिविल समान नागरिक संहिता, 2 प्रकार का कानून होगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, एक फौजदारी होगा, एक दीवानी होगा, ठीक है। तो दीवानी अलग अलग होगा और फौजदारी सबके लिए समान होगा। तो यही फौजदारी और दीवानी, इसी दीवानी में अभी चल रहा है लफड़ा, ठीक है। समान सिविल कोड अभी लागू होने वाला भी है, ठीक है। विधि आयोग जो है अभी अपना प्रस्ताव भी रख दिया है, इस पे वोटिंग भी करवाया था। तो यही सिविल कोड है। अनुच्छेद 48 के ए में इसमें पर्यावरण को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, ये याद रखना है। और अनुच्छेद 49 में क्या है, जो भी विरासत स्थल है हमारा, ठीक है, वो बौद्धिक दृष्टि से हो, सांस्कृतिक दृष्टि से हो, या जो भी राज्य का हो या केंद्र का हो, जो अपना विरासत स्थल है उसका क्या करना है, धरोहर को बचाना है, इसको सुरक्षा प्रदान करना है। तो अनुच्छेद 49 में वो हो जाएगा। अब 50 में क्या बोले आपको, दोनों अलग अलग करना है, ठीक है। और 1951 में शांति बनाना है। अनुच्छेद 44 में सिविल कोड है। सिविल कोड के बारे में आपको बोले, सिविल कोड क्या है, जब संविधान बना था उसी टाइम जो है सिविल कोड को, मतलब हमारे यहाँ पे 2 तरह का कानून है, एगो फौजदारी है, एगो दीवानी है, ठीक है। तो फौजदारी कानून सब पे समान लगता है, मगर दीवानी कानून शुरू से क्या है, अलग अलग लगता है, किसी पे लगता है। देखिए धर्म, क्योंकि शुरू से जब एजेंट ऑफ लॉ बनाया था ना, जिसका अपना एक किताब था ना ये यहाँ पे, ये क्या मनुस्मृति, उसी का जो है अनुवाद किया था। तो उसमें हिंदू के लिए अलग नियम बना दिया, मुस्लिम के लिए अलग नियम बना दिया, और जात के लिए अलग नियम बना, पारसी के अलग। तो तभी से ये अंग्रेज ही करके गया है, उसी चक्कर में आज तक ये परेशानी हो रहा है। तो जो भी दीवानी मामला है उसको किस में रखा जाता है, यही समान नागरिक संहिता में रखा जाता है। 4 प्रकार का चीज होता है ना दीवानी में। आपका क्या होता है, गोद लेना हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, गोद लेना, संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, संपत्ति का उत्तराधिकारी, गोद लेना, ठीक है। उसके बाद होता है ये सब 3 चाटो है। इसी मामले को लेकर के अभी जो है अभी विधान ये अपना लोकसभा में भी ये बिल पारित करने वाला था कि जो है एक देश का एक कानून होना चाहिए, एक अलग धर्म का अलग कानून है। कहीं पे संपत्ति का अलग बात होता है, उत्तराधिकारी का अलग बात होता है, गोद लेने का बात अलग होता है। तो सब जगह का अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो है मुस्लिम जो है अपना 1935 मतलब 37 में जो आया था, ठीक है, वो कानून को फॉलो करता है। और ये जो है हिंदू जो है 1955 में आपका एक बिल आया था, फिर वो इसी में चलता है। तो थोड़ा सा ये सब देखना जरूरी है, ठीक है। 48 के में बता दिए हैं, 49 में बता दिए हैं, 51 में भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब आता है निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि के राष्ट्रपति कौन रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति सबसे ज्यादा लंबा समय तक के लिए क्या कहते, क्या कहिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 62 तक रहे थे। उसके बाद राधा कृष्ण जी आए, कहां तक रहे, 67 तक रहे। उसके बाद कौन आए, जाकिर हुसैन रहे। तो जाकिर हुसैन पद पे रहते हुए पहली बार जो है क्या किया गए, मृत्यु प्राप्त कर गए। और इसने क्या, राष्ट्रपति बनने से पहले ही इसने नोबेल पुरस्कार भी पा लिए थे 1963 में। कई ही राष्ट्रपति हुए हैं जो पद में रहने से पहले ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त, नोबेल बोल रहे हैं, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किए, ठीक है। तो उसमें से आपका एक आदमी डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी नाम आता है, उसमें APJ अब्दुल कलाम का भी नाम आता है, ठीक है। तो आपको यह जानना है, क्या बोल रहा है कि सबसे कम अवधि के लिए कौन राष्ट्रपति बने हैं, तो सबसे कम अवधि के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हो जाएंगे। पद में रहते ही मृत्यु हो गया। देखिए पहले राजेंद्र प्रसाद बने, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, फिर जाकिर हुसैन बने, फिर बीबी गिरी बने, फिर फखरुद्दीन अली अहमद बने, फिर नीलम संजीव रेड्डी बने, फिर ज्ञानी जैल सिंह बने, फिर आपका आगे जाएगा R वेंकटरमन बने, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, और अभी हम लोग का द्रौपदी मुर्मू। तो कहने का मतलब है इतना राष्ट्रपति
बन चुके, 15वें राष्ट्रपति बने हैं हम लोग अभी जो बनी है, ठीक है। और वो कौन से क्या क्या क्या, क्या कौन सा जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के, पता है तो संथाल जनजाति के हैं, ठीक है। तो ये चीज जानना जरूरी है। तो क्या बोले फखरुद्दीन अली अहमद, आपके फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में अभी आपको बोले 1975 में जो है 25 जून को जो है 1975 में इमरजेंसी लगा था, यही लगाए थे फखरुद्दीन अली अहमद लगाए थे। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बता, ज्ञानी जैल सिंह वीटो देने वाले सबसे पहले आदमी थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण इस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्ण के आयु 1948 में, ठीक है। एजुकेशन कमेटी एक बनाया था ना 1948 में, ये सब चीज जान लीजिए, ठीक है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण हो जाएंगे सबसे ज्यादा लंबा समय तक, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उसके बाद आपका जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी के बाद फखरुद्दीन। एकदम इसको सीक्वेंस को आपको याद रखना है, बहुत बार पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। अब आगे में क्या है, देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री। देखिए ये तो बहुत बड़ी बात हो गया, बोलता है कि अब तक कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो मुख्यमंत्री भी रहे, तो कोई टेंशन लेने वाला बात है नहीं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले मोरारजी देसाई, क्योंकि मोरारजी देसाई का नाम सब जगह, सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाले मोरारजी देसाई। जब महाराष्ट्र और गुजरात अलग नहीं हुआ था 1960 में, महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ ना भाषाई आधार पे, उससे पहले दोनों प्रांत को मिला करके हम लोग बम्बे स्टेट कहते थे। क्या कहते थे? बम्बे स्टेट। और उसी बम्बे स्टेट के पहले मुख्यमंत्री हुए थे कौन? ये आपका मोरारजी देसाई, ठीक है। और सबसे अधिक उम्र का प्रधानमंत्री बनने वाले भी कौन है? मोरारजी देसाई हैं, ठीक है। तो पहले मोरारजी देसाई हो गए, अब मोरारजी देसाई के बाद आके कौन बैठे? चौधरी चरण सिंह, 2 हो गए, ठीक है। अब तीसरे कौन हो जाएंगे? तो तीसरे आपका वीपी सिंह था, एक विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, जिसके समय में मंडल आयोग को जो क्या कर दिया था, वीपी सिंह आए थे ना, तो वीपी सिंह यूपी से थे, वो भी क्या थे? मुख्यमंत्री थे। वीपी सिंह हो गए, कितना हो गए? 3 हो गए। उसके बाद नरसिम्हा राव थे, वो भी थे, तो क्या हो गए? 4 हो गए। नरसिम्हा राव के बाद एचडी देवगौड़ा हो गए, 5 हो गए। और एक नरेंद्र मोदी जी हमारे हैं, तो टोटल क्या हो गए? 6 हो गए। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो क्या हुए? मुख्यमंत्री थे। तो अभी से शुरू करते हैं। 2001 में बने थे ना प्रधानमंत्री जी हम लोग का मुख्यमंत्री, कहां पे? गुजरात के। 2001 से लेकर 2014 तक बने हुए रहे भैया, कहां पे? गुजरात मॉडल हम लोग पढ़ते हैं ना, ये गुजरात मॉडल है। ये 2001 से आए थे 2014 तक रहे, पहले वो हो गए। उसके बाद एचडी देवगौड़ा हो गए। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव 1991 में आए थे, एलपीजी, है ना, वो हो गए। एलपीजी के मतलब समझे कि नहीं? लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यही होता है एलपीजी, ठीक है। नहीं तो एलपीजी गैस नहीं समझिएगा, नहीं तो कहिएगा कि ब्यूटेन प्रोपोन के लाइए, कहां चले गए, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलपीजी हो गए, है ना। उसके बाद ये हो गए ना, इसके बाद वीपी सिंह आए, ठीक है। वीपी सिंह के बाद जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने थे हम, अब ये क्या बोलते हैं आप लोग, ये वीपी सिंह, हाँ वीपी सिंह होगा ना। वीपी सिंह के बाद आपका एक और प्रधान ये हुए जो आपका ये चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह से पहले आपका एक प्रधानमंत्री हुए जो आपका बने ये मोरारजी देसाई से शुरू कीजिएगा और लास्ट तक नरेंद्र मोदी तक आइएगा, तो आपका पूरा 6 को जुम जाएगा। हम आपको नाम सुना ही दिए, ठीक है। तो 6 आंसर हो जाएगा। अब कितना ऐसा प्रधानमंत्री रहे हैं जो कुछ नहीं बने हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल आप लोग को याद होना चाहिए हर हालत में। शुरू से कीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू कीजिएगा, 1964 में उसको हटाइएगा। फिर किसको बैठाइएगा? लाल बहादुर शास्त्री को बैठाइएगा। 1966 में 11 जनवरी को उसका मृत्यु हो जाता है ताशकंद में, ठीक है। जो 1965 का जो है हम लोग का युद्ध हुआ था, और उसी युद्ध में जो है कराची में हम लोग कराची को जीत लिए थे, सॉरी कराची को बोलते हैं, लाहौर को, ठीक है। तो वहां पे मृत्यु हो जाता है। उसके मृत्यु के बाद जो है फिर 1966 में मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के बाद फिर प्रधानमंत्री के पद में इंदिरा गांधी बैठती, कुछ टाइम के लिए बैठते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक है। तो वो नहीं, फिर इंदिरा गांधी बैठती है, इंदिरा गांधी के बाद फिर चलता रहता है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज है। और चलते चलते अभी फाइनली हमारे नरेंद्र मोदी जी आके हमारा देश को चला रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? देखिए 500 निश्चित की गई थी। 31वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1973 में। कितना चीज बताइएगा। देखिए 71 में क्या हुआ था? जनगणना हुआ था। 71 के जनगणना तेरी कहां चले गए आप, ठीक है। सुनिए 71 में जनगणना हुआ था, 1971 में जनगणना हुआ था, और 1973 में जो है इसका जो है वो क्या किया गया था? 1971 में 1973 में जो है संविधान संशोधन किया गया। 31वां संविधान संशोधन, कैवां संविधान संशोधन? 31वां संविधान संशोधन। और इसी में जो है 525 में बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। सबसे शुरुआत में जो है 500 था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है लोकसभा के संविधान में लोकसभा के अनुच्छेद में क्या कहता है? 81 कहिएगा, ठीक है। अभी लोकसभा में टोटल कितना सदस्य है? तो 550 है। एकदम याद रखना है 67, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन करते थे तो इसको हटा दिए। कैवां संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व को क्या कर दिए? आगे नहीं बढ़ाए, वाके
रोक दिए। ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा के बारे में क्या कहता था, 80 अनुच्छेद। ठीक है, कितना सदस्य, 250 सदस्य। टोटल मनोनीत कितना था, 12 मनोनीत। ठीक है, चुनाव कितना का होता है, ठीक है, तो चुनाव 12 को अभी होता कितना है, तो 245 का होता है। 245 कितना होता है, 245। 245 में से 12 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, घटाइए 12, इधर 3 हो गया, इधर कितना हो गया, 3 हो गया ना, 5 से 2 चला गया 3, 4 से 1 चला गया 3, इधर कितना हो गया 233। ठीक है, 233 का क्या करते हैं, चुनाव होता है। ठीक है, याद रखिएगा, 12 को मनोनीत होता है। इधर कितना बोले, 550। 550 में से अभी चुनाव कितना का करते हैं, 545 का करते हैं, तो 2 तो हटा ही दीजिए, तो कितना, अब 2 तो पहले होता था एंग्लो इंडियन, तभी कितना की जगह 543। 543 हुआ ना, 543 में से 20 को कहां से हो गया, 20 को जो है यूनियन टेरिटरी, कहां पे, यूनियन टेरिटरी यूटी का है। ठीक है, 20 को यूटी का है, तो इसको हटा दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, तो इसी से जोड़ लीजिएगा। यही सारा लोकसभा। अभी नया जो है संसद भवन का स्थापना हुआ है, मालूम है ना, नया संसद भवन। कौन इसके, ये संसद भवन उसके जो है आर्किटेक्चर कौन थे, विमल पटेल, है ना, विमल पटेल थे कि नहीं थे। अभी अपना 28 तारीख को हुआ ना, 28 अपना इधर 28 जून को मोदी जी किए थे, सेंगोल को स्थापित किए हैं इसमें संसद भवन में। सेंगोल जो राजदंड के बारे में बात कहा गया है, तो इसमें कितना टोटल सीट है, इसको मेरा बताने का उद्देश्य है कि थोड़ा सा आपको वहां चीज जान लीजिए। तो 888 लोकसभा में है, ठीक है, और इधर 384 कितना है, 384 किसमें है, राज्यसभा में है। तो यार लोकसभा राज्यसभा जोड़ दीजिए, 8 4 12, 8 8 16 1 कितना हो जाएगा 17, 8 3 11, यानी 1272। यानी संयुक्त अधिवेशन होगा तो कितना हो जाएगा 1272। संयुक्त अधिवेशन कितना अनुच्छेद, 108 अनुच्छेद। एकदम कहां से लेके आए थे, ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, ऑस्ट्रेलिया से लाए थे संयुक्त अधिवेशन, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगर नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा, सभापति नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कहते हैं मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 500 कहिएगा। 31वां संविधान संशोधन से 525 से बढ़ा कर दिए थे, 545 कर दिए थे। लोकसभा कितना आर्टिकल में आता है, तो 81 में आता है। भारतीय, चलिए आगे बढ़े। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन हुआ था। देखिए, द्वितीय सदन का मतलब क्या हो गया, पहला सदन। देखिए, प्रथम सदन कहिए या जो भी सदन कहिए, तो आपका कौन सा, देखिए द्वितीय सदन का मतलब कौन सा हो जाएगा आपका, उच्च सदन कहेगा तो राज्यसभा हो जाएगा, मगर द्वितीय सदन कहेगा तो ये भी आपका राज्यसभा हो जाएगा। तो ये राज्यसभा का गठन कितना हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। सुनिए, ये राज्यसभा और लोकसभा के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। लोकसभा का स्थापना कहेगा तो क्या कहिएगा, 13 अप्रैल को हुआ था। किसको हुआ था, 13 अप्रैल को। ठीक है, हम लोग का भारत आजाद हुआ, सुनिए, भारत आजाद हुआ कब हुआ, भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, हम लोग क्या किए, आजाद हुए। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को आत्मर्पित किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया था। और हम लोग गणतंत्र कब हुए, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद 1950 को हुए, तो 1951 और 52 क्या हुआ, इलेक्शन चला, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन लड़ने के बाद तो पहले क्या राज्यसभा का स्थापना किए 3 अप्रैल को। उसके बाद 13 अप्रैल को किसका किए, चूंकि ये सब हम सब बंद करता है। ठीक है, आप लोग सुनिए, आप लोग को तो हम इतना बता देंगे ना, आप लोग कहिएगा कि कितना बता दिए सर। अरे बहुत बताएंगे हम, ठीक, हम सब पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, 3 अप्रैल को राज्यसभा का हुआ, और लोकसभा का स्थापना कहेगा तो 13 अप्रैल को मारिएगा, 13 अप्रैल 1952 को। ठीक है, और कहिएगा कि इसका 13 अप्रैल को हुआ, मगर ये कार्य करना प्रारंभ कब करता है, तो 13 मई को। क्या कहिएगा, पहला अधिवेशन कब हुआ, पहला सत्र कब आया था, 13 मई 1952 को आया था, ये याद रखना है। ठीक है, तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल, लोकसभा का गठन 13 अप्रैल 1952, और पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो पहला सत्र जो बुलाया गया था 13 मई 1952 को। ठीक है, 15 अगस्त को तो हम लोग आजादी हुए थे, 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र हुए थे। ठीक है, क्या हुए थे, गणतंत्र हुए थे। उसके बाद 26 जनवरी 1952 को, अब 1952 को तो आपको तभी से कहानी ये सुना रहे हैं। ठीक है, ये 26 नवंबर 1949 वाला भी याद रखिएगा। हम लोग का संविधान क्या हुआ था, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किए थे। बहुत बार पूछता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ कि भारत गणतंत्र हुआ, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ता है। आगे है, निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद के का भारत का कौन सा पद, देखिए राष्ट्रीय विकास, इसको एनडीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनडीसी। एनडीसी का स्थापना कब होता है, तो याद रखिएगा 6 अगस्त, स्मॉल डेट याद रखिएगा भैया, 1952 में। और एनडीसी का काम है, अभी कल बता रहे थे ना, योजना आयोग का स्थापना 1950 को होता है, 1950 को होता है। और पहला योजना आयोग 1951 से प्रारंभ होता है। ठीक है, और ये 2015 को मोदी जी इसको क्या करता है, बंद करते थे। वह क्या था, 12वां योजना
आयोग था। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तो यही योजना आयोग का अनुमोदन करने के लिए ये आपका एनडीसी का स्थापना किया गया था। और इस एनडीसी का स्थापना 6 अगस्त 1952 में, इसका जितने भी मुख्यमंत्री होंगे उसका सदस्य होंगे, ये जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। एनडीसी बहुत ज्यादा बहुत बड़ा बॉडी था, अब इसका तो कोई काम, इसका विकल्प दूसरा चीज निकाल दिया गया है। ठीक है, तो अब आपका नीति आयोग आ गया 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, तो वही नीति आयोग है। ठीक है, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होते हैं, सुमन बेरी हैं, और अध्यक्ष कौन होते हैं, वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना, तो योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को संसाधनों एवं प्रयासों का गतिशील करना, एकदम बात सही है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र में सामान्य नीतियों का विकास करना, बात सही है। देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास, क्योंकि पहले ही आपको हम बता चुके, सब बता चुके, इसी वजह से। यानी एनडीसी, ये जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है, 6 अगस्त 1952 को स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य ही था कि योजना आयोग जो है उसको अनुमोदन करना, उसको लागू करवाना। जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे उसके सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, जितने भी बॉडी होंगे, केंद्रीय मतलब आपका जो है मंत्री स्तरीय लोग होंगे, सब कुछ का सदस्य होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। थोड़ा हम स्पीड बोल रहे हैं, थोड़ा स्लो करेंगे। आप लोग का कमेंट आता है सर बहुत स्पीड पढ़ाता है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से, आपातकालीन उपबंध समझते हैं ना, इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी कितना, 3 को इमरजेंसी लिए ना, देखो क्या 352 में है, 352 में है, 356 में है, और कितना है 360 में। ये सब क्या है, ये सब आर्टिकल, टेंशन नहीं लेना है, सब क्या है आर्टिकल। 352 होगा तो राष्ट्र क्या हो जाएगा, बाहरी आक्रमण हो जाएगा। ठीक है, 356 होगा तो क्या, राष्ट्रपति आपात, है ना, जो राष्ट्रपति शासन हम लोग बोलते हैं, जो राज्य में लग जाता है। ठीक है, और 360 होगा तो वित्त आपात। तो वित्त आपात कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, ये याद रखना है। ठीक है, 352 कहां से लिए हैं, तो ये आपका कहां से लिए हैं भाई, ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी है, और दक्षिण अफ्रीका है। तो कुछ नहीं कीजिए, इसको जर्मनी दीजिए। ठीक है, कहां पे 352 ले लिया, और 356 राष्ट्रपति शासन लगेगा, जो स्टेट में लगेगा। ठीक है, तो ये आपको, अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिए हैं, सबसे पहले संविधान संशोधन, क्या लिए हैं, संशोधन लिए, किसका, संविधान का संशोधन जो कराएंगे, अनुच्छेद 368। ये जानिए, राज्यसभा का जो सदस्य का जो निर्वाचन होता है, देखिए मनोनीत नहीं, मनोनीत जो बाड़ों को करते हैं, ये आयरलैंड से लिए हैं, ये भी याद रखिएगा, ये आयरलैंड से लिए हैं, जहां की कहा एनी बेसेंट थी, बसंती माता। ठीक है, बसंती जी, गांधी जी उपाधि दिए थे ना, तो वही, तो वो नहीं, 368। और राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होगा, ठीक है, वो निर्वाचन आपका दक्षिण अफ्रीका से। जर्मनी से तो आपको बता दिए, जर्मनी के संविधान को ही विमर संविधान कहते हैं, वहीं से 352 उठाए हैं। ठीक है, उसके बाद जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है, विधि द्वारा। देखिए, विधि का शासन नहीं, विधि का शासन कहेगा तो क्या कहिएगा, इंग्लैंड। और विधि का शासन का देता, फादर ऑफ विधि का शासन किसको कहेंगे, तो डायसी को कहते हैं, जो ब्रिटेन के थे। ठीक है, तो वो नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से हो जाएगा। और ब्रिटेन से तो बहुत कुछ लिए हैं, संसदीय शासन लिए हैं, एकल नागरिकता लिए हैं, बहुत ब्रिटेन का ही सब कुछ है। ठीक है, जितना कुछ है सब ब्रिटेन का ही है, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको हो गया था। 352, 356, 360 आपको जानना जरूरी है। ब्रिटेन बता दिए, जापान, जर्मनी। ठीक है, ये जर्मनी, बर्लिन, स्पीरी नदी, सब एकदम मन तक करता है कि ज्योग्राफी आप लोग को अभी ये पढ़ा दें हम। ठीक है, जापान के बारे में अभी आपको बता दिए थे, होक्काइडो सबसे ऊपर में है। ठीक है, ओयोत्सु, कुरोत्सु सब जल धारा उधर, समय का अभाव। चलिए आइए, माणिक्य और नीलम रासायनिक में से कैसे जाने जाते हैं, तो कैसे जाने जाते हैं, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अल्मुनियम तो अल्मुनियम डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, माणिक्य और नीलम जो है ये प्राप्त किया जाता है, अल्मुनियम ऑक्साइड का होता है। साइंस से इसमें ज्यादा बताने का कुछ है नहीं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करेगा, तो कौन करेगा, सबसे कम करेगा, हाइड्रोजन करता है, क्योंकि हाइड्रोजन H2O हाइड्रोजन होता है ना, तो वही हाइड्रोजन है, H है, सबसे कम ईंधन प्रदूषित करता है। मिट्टी का तेल तो आप लोग जानते ही, बहुत जगह बैंड भी हो गया, सरकार भी नहीं चाहती मिट्टी का तेल यूज कराने के लिए, सबसे ज्यादा धुआं देता है। डीजल भी है, ये सब क्या करता है, ये सब जो है SO2 धुआं जो है, क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा योगदान है। कोयला को तो हम लोग बैंड ही करने वाले हैं। ठीक है, ये सब क्या है, सब जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन जो है हमारे क्या करते हैं, कार्बन इमिशन को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग 2070 तक हम लोग नेट जीरो नाले वाले हैं। ठीक है, और 2047 तक जो है हम लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने वाले हैं। और 2030 तक जो है क्या रखे हैं हम लोग, 2030 तक जो है 500 गीगावाट यूज करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी का। ये सब जब तक नहीं हटाएंगे तब तक नहीं होगा। अभी सबसे ज्यादा देखिएगा ना आप, सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अभी सरकार बहुत ज्यादा स्कीम चला रही है। देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है, बहुत सारा कुछ है। प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, अच्छा लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं ना, गौतम बुद्ध जी भगवान को, गौतम बुद्ध भगवान है ना, कहाँ गौतम बुद्ध का भगवान का पैदाइश कहाँ, लुम्बिनी हुआ था, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और कुशीनगर में मृत्यु प्राप्त हो गए थे। ठीक है, महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं, तो वही बात है। द लाइट ऑफ एशिया जो है, एडविन अर्नाल्ड एक आदमी थे, ठीक है, उसने लिखा था ये किताब,
याद रखिएगा। देखिए अभी आंसर पे मत जाइए कि तो नामे नहीं है, नाम नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये तो गड़बड़ी है। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लिखे थे एडविन अर्नाल्ड, ठीक है, ये लिखे थे, ये इसी किताब का जो है एनालिसिस, डीप एनालिसिस किए हैं। और ये कौन किए हैं? ये आपका किए हैं जयराम रमेश किए हैं, याद रखिएगा। ये जयराम रमेश मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, सांसद भी हैं। ये द लाइट ऑफ एशिया को, इसी को कविता को ये लंबा सार संग्रह किए हैं। रमेश पोखरियाल के बारे में जानिए, ये HRD मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जानते हैं कि नहीं आप? ये क्या बोलते हैं, आंसू लहर, है ना, ये किताब बहुत पुराने यूपी के थे। ये बहुत कवि, बहुत सारा बुक है। जयशंकर प्रसाद बहुत फेमस कवि हैं, ठीक है। आपको बता रहे हैं ना, ये जो किताब जैसे आंसू है, कब्रिस्तान है, कफन है, लहर, ये सब किताब जयशंकर प्रसाद का ही है। जिसके उसके बाद अरुंधति राय, अरुंधति राय के बारे में जानिएगा। ये इसको जो है 1997 में बुकर प्राइज मिला था, ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के बारे में। अब बुकर प्राइज के बारे में जब आए हैं तो थोड़ा सा बता लीजिए, समझे। बुकर प्राइज जो है वो पहले भारतीय, देखिए ये तो 69 से दिया जाता है, मगर पहले जो भारतीय हैं 1971 को बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। किसको मिला है? सबसे पहले जो है BS नैयपॉल को मिला है, ठीक है, बुकर प्राइज BS नैयपॉल को मिला। उसके बाद फिर आपका सलमान रश्दी को मिला है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। उसके बाद अरुंधति राय को मिला है, ठीक है। उसके बाद आपका और अरविंद अडिगा को मिला है, ठीक है। तो 2008 में आपका BS नैयपॉल को मिल गया। उसके बाद अभी जो है इंटरनेशनल मैन बुकर अलग होता है और बुकर पुरस्कार अलग होता है। ये 2005 से, इंटरनेशनल जो है 2005 से दिया जाता है। तो इसको गीतांजलि श्री को मिला है, ठीक है, और डेजी रॉकफेलर को मिला है अभी 2022 में जो मिला था। तो ये आपको याद रखना है टॉम ऑफ सेंट के लिए। तो बुकर प्राइज सबसे पहले प्राप्त करने वाले थे आपका कौन? यही आपका BS नैयपॉल, ठीक है। तो वही चीज है, आपको थोड़ा सा याद रखना। ये बुकर प्राइज के बारे में आपको अरुंधति राय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था। तो जयराम रमेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता? देखिए ऑस्ट्रेलियन, अभी कल पुरुष वाला बताए थे, आज ऑस्ट्रेलियन वाला बताते थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन का स्थापना कब होता है? 1905 में। सबसे बाद में चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे बाद में स्थापित होने वाला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन कैसा कोर्ट में? हार्ड कोर्ट में खेलते हैं। कहां पे खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं। और ये साल के प्रारंभ होता है, ठीक है। यहाँ तो आपको जानना जरूर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका कौन सा बताए थे? कल आपका पुरुष वाला बताए थे और अब आज महिला वाला बताते थे। तो एलिना सबालेंका जीती है, एलिना रेबेकिना को हरा करके, ठीक है। और अभी विंबलडन जो जीती है वो कौन जीती है आपका? ये अभी जीती है आपका मार्केटा वोंद्रोसेवा, ये जीती है ऑन्स जेब्यूर को हरा के। ऑन्स जेब्यूर ये कहाँ के? तो ये ट्यूनिसिया की है, ठीक है। ट्यूनिसिया कहाँ पे? भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है, ठीक है। इसका राजधानी ट्यूनिस है, यही कहे ऑन्स जेब्यूर। और जो अभी मार्केटा वोंद्रोसेवा कर रहे हैं वो चेक गणराज्य की है, ठीक है। वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है नाम, तो याद रखिएगा। उसके बाद अब ये आ गया, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलियन भी हो गया, विंबलडन भी हो गया। बचा कौन? फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच ओपन का जो है जीती है तो इगा स्विटेक जीती है, ठीक है। किसको हरा के? तो कैरोलिना किसको? कैरोलिना मुकोवा को हरा करके। तो ये आपका तीनों तो याद रहना चाहिए। तो पहला आपको क्या बोले हैं? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, कौन जीता? एलिना सबालेंका जीता। किसको हरा के जीता? एलिना रेबाकिना को हरा के। उसके बाद क्या हुआ? फ्रेंच ओपन जीता हुआ। फ्रेंच ओपन कौन? इगा स्विटेक जीती, पोलैंड की है। वो किसको हराया? कैरोलिना मुकावा को। उसके बाद क्या हुआ? विंबलडन हुआ। विंबलडन कौन जीती? तो मार्केटा वोंद्रोसेवा जीती है, चेक गणराज्य की है। और किसको हरा के? ऑन्स जेब्यूर को। और ये कहाँ की है? ये ट्यूनिसिया की है। ट्यूनिसिया कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है, सबसे ऊपर में, छोटा सा देश है, बड़ा देश नहीं है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का बात है, ठीक है। अब ये किस राज्य में सुर सरोवर झील को रामसर स्थल में दर्जा? देखिए सुर सरोवर रामसर साइट के बारे में 1971 में जान लीजिए। 1971 में रामसर कहां पे? ईरान में पड़ता है, ठीक है, ईरान में पड़ता है, ठीक है। और ये कैस्पियन सागर का नाम सुने ना, कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर ये झील है, ठीक है। उसी के बगल में हुआ था 1971 में, और ये 1975 से प्रभावी हुआ, ठीक है। हम लोग जो है इसका सदस्य बने कब? 1982 में। और ये क्या करता है? आर्द्र भूमि, जो भी आर्द्र भूमि है उसका संरक्षण करता है। और हमेशा हम लोग 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे। और ये कब से मनाया जाता है? 97 से, 1997 से मनाते हैं, याद रखिएगा। ऐसा पूछता है बहुत बार, तो याद रखिएगा। तो ये क्या बोलता है? सुर सरोवर झील रामसर स्थल में। तो सुर सरोवर कहाँ है? यूपी में है। पहले तो ये जान जाइए। भारत में पूरा रामसर स्थल में कितना? टोटल 75 है। सबसे अधिक किसके पास है? तो क्या कहिएगा? सबसे अधिक महाराष्ट्र के पास है, सॉरी महाराष्ट्र बोलते हैं, ये तमिलनाडु के पास है। उसके बाद यूपी के पास है, 14 गो है अकेले तमिलनाडु के पास, ठीक है। सबसे छोटा कहेगा तो रेणुका मारिएगा, कहां पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में है रेणुका। और सबसे बड़ा कहिएगा तो क्या कहिएगा? ये आपका पश्चिम बंगाल में हम लोग का
ये वो सुंदरवन डेल्टा, कौन डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। तो इसके बारे में बढ़िया से जान जाइएगा, ये बहुत बार पूछता है। रामसर साइट, ठीक है। तो रामसर साइट में क्या हो जाइएगा, सबसे पहले कहिएगा कि रामसर सम्मेलन 1971 में कैस्पियन सागर के बगल में जो झील है उसके बगल में 1971 में हुआ था, ठीक है। 1971 में इसका सम्मेलन हुआ, 1975 में प्रभावी हुआ। भारत 1982 में इसका सदस्य बना और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट का बंगाल का सुंदरवन डेल्टा, सबसे छोटा रेणु का हिमाचल प्रदेश में है। सबसे अधिक रामसर साइट भारत में किसके पास है? तमिलनाडु के पास 14 स्थल है। यूपी में कै गो है? तो क्या कहिएगा, यूपी में जो है 12-13 गो है, जो सेकंड स्थान पे आता है। और सुर सरोवर जो है ये भी किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। और 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं। कब से मनाते हैं? 1997 से मनाते हैं, ठीक है। चलिए, ये रामसर के बारे में इतना कुछ आप लोग को बहुत ज्यादा नहीं ना दे रहे हैं। अमृत भारत रेलवे स्टेशन वर्चुअल उद्घाटन किसने किया था? देखिए, अमृत भारत रेलवे स्टेशन में टोटल 1300 स्टेशन को पुनरुद्धार किया जाएगा, ठीक है, पुनर्संरचना किया जाएगा। और ये नरेंद्र मोदी जी किए हैं और ये ज्यादा दिन का बात नहीं है, परसों दिन का बात है। आज 8 तारीख है ना, तो यानी ये कितना 6 तारीख का बात है, ठीक है। 6 तारीख का ही बात है। 6 तारीख को जो है अब ये जो है हमारे अब प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जो है अमृत भारत स्टेशन ये क्या करेंगे, ये जो है एयरपोर्ट के तर्ज पर सिटी सेंटर बनाएंगे। ये क्या करेंगे, इसको सिटी सेंटर बनाने वाले हैं। किसको? रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर बनाएंगे। टोटल 1300, अभी टोटल 508 रेलवे स्टेशन का क्या किए हैं? वर्चुअली उद्घाटन किया। और सबसे अधिक कहां किए हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अकेले 300 के करीब, 45 के करीब है अकेले में 508 में से, ठीक है। तो याद रखिएगा, अमृत सरोवर स्टेशन क्या है, कहिएगा कि रेलवे स्टेशन क्या है, तो ये कहिएगा कि जो रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार करने वाले हैं किस तर्ज पे बनाने, तो क्या कहिएगा, सिटी सेंटर बनाने वाले, एयरपोर्ट की तरह बनाने वाले, हर सुविधा होगा वहां पे, ठीक है। टोटल कितना स्टेशन? 1300 स्टेशन के करीब करने वाले हैं, ठीक है ना। 508 का अभी पहला चरण में किए हैं, ठीक है। पहला चरण में कितना किए हैं? 508 का किए हैं। रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बता दिए हैं। टोटल 1300 स्टेशन है, 508 का जो है अभी किया गया है पहला चरण में, ठीक है। सबसे अधिक यूपी में है, ठीक है। और इसको क्या सिटी सेंटर के तर्ज पे बनाना है, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के तरह बनाना है। इसका जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, इसका क्या किए हैं? उद्घाटन किए हैं। अब आइए प्रभु श्री राम महोत्सव। प्रभु श्री राम, देखिए रामायण सर्किट का नाम सुने होइएगा। 2020 में जो है केंद्र सरकार का ये है। टोटल कितना? 9 राज्य में 15 शहर में जो है ये स्कीम चल रहा है। कौन सा? रामायण सर्किट में। उसमें से जो है महाराष्ट्र सरकार जो द्वारा जो चलाया जा रहा है, अभी आपका 12 अगस्त से शुरू 12-13 अगस्त में जो पर्यटक के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। पर्यटक के लिए जो काम किया जा रहा है, पर्यटक के लिए, तो उसी का नाम रखा है प्रभु श्री राम महोत्सव। तो क्या कहिएगा, पर्यटकों के लिए है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 12 से 13 अगस्त को चलाया जाएगा। और ये क्या, जितने भी रामायण सर्किट है ना, रामायण सर्किट क्या है, देखिए पूरे टोटल 9 राज्य में 15 स्थल को जोड़ा गया, जिसको रोड को एकदम बढ़िया से बनाना कि एक जगह गए तो उस जगह से श्री राम पर जो हम लोग का भगवान श्री राम प्रभु जी हैं, तो उसका पूरा 15 गो स्थल क्या कट जाए, आदमी घूम ले, ठीक है। पर्यटन की दृष्टि से ये रामायण सर्किट शुरू कर दिया गया था और इसी के लिए श्री राम महोत्सव, प्रभु श्री राम महोत्सव महाराष्ट्र सरकार चला रहे हैं, ठीक है। तो ये 12 और 13 अगस्त को होने वाला है, ये महाराष्ट्र सरकार का है, ठीक है। इतना तो बात आप लोग जानते रहिए। चलिए, एशियन गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए एशियन गेम जो इस बार होने वाला है वो 19वां होगा, ये याद रखिए। और कहाँ पे होगा? तो हांगजू में होगा। और 18वां कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया। सबसे पहले कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। भारत में अब तक कई बार हुआ है? 2 बार हुआ है। एक बार 1982 में हुआ, एक बार 1951 में हुआ। ये तो और सबसे अधिक बार कहाँ पे हुआ है? तो थाईलैंड में हुआ है। बहुत बार पूछता है भैया, इसी वजह से हम बता रहे हैं, बैंकॉक, ठीक है, थाईलैंड में। और इस बार कहां पे होने वाला है? हांगजू में होगा, ठीक है। चेंगदू में क्या हो रहा है? विश्वविद्यालय खेल हो रहा है चेंगदू में। याद रखिएगा, ये विश्वविद्यालय खेल अभी भारत को जो है 6 को स्वर्ण मिल चुका है। याद रखिएगा, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी गेम चाइना के चेंगदू में चल रहा है। बीजिंग में किसके? एससीओ का मुख्यालय है। एससीओ का स्थापना जानते हैं ना, 2001 में हुआ था, ठीक है। 2003 से प्रभावी हुआ था। उससे पहले 1997 से क्या संघाई 5 के नाम से जानता है? किस नाम से जानता है? संघाई 5 से नाम से जानता है। कितना देश का संख्या है इसमें? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सॉरी यहां से आइए ना। सबसे पहले देखिए, भारत है, पाकिस्तान है, 2017 में शामिल हुआ। एससीओ की बात बता रहे हैं। एससीओ में भारत, पाकिस्तान 2017 में, चाइना, रसिया, कितना? 4 गो हो गया। उसके बाद क्या आपका? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इस बार ईरान जो है, ईरान इस बार का जो सम्मेलन हुआ था भारत में वर्चुअली हुआ, तो ईरान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो 9 देश हो गया है फिलहाल, ठीक है। तो एससीओ, यही एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। और शिनजियांग प्रांत तो आप लोग जानते हैं चाइना का कोई काम का नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है। तो हांगजू में होने वाला है 19वां एशियन गेम होने वाला है। 18वां कहां हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था।
पहला बार कब हुआ था? 1951 में हुआ था, भारत में हुआ था, भारत में दूसरी बार 1952 में, और साई का स्थापना 1984 में, याद रखिएगा सब, 1984 में साई, है ना, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हम लोग का 1984 से काम करता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर आज मिलते हैं अगला। और सुनिए, ये सीरीज मेरा इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, हर दिन हम लाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन का मेरा सीरीज रहेगा, ठीक है ना। आप लोग अपना कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा चाहिए, या ऐसा सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए, या कुछ और चाहिए तब भी बोलिएगा, और किसी और चीज का डिमांड हो तब भी कहिएगा। और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब देख लीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है ना, ये जरूरी है, ये नहीं दीजिएगा तो सब। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना, आप लोग को एक चीज दिखेगा, एक लिंक है, उस लिंक में क्यूज का लिंक दिया गया, जो क्वेश्चन हम कराए ना, तो वहां पे जाकर के जैसे लिंक को ओपन कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन खुलेगा, उस क्वेश्चन को मारने का जरूर प्रयास कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। और क्वेश्चन का देखिए आपको लेवल, क्वेश्चन देखिए वन लाइन हम जानबूझ के बनाए कि आपको ज्यादा टेंशन नहीं हो, मगर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में गुण है। आप अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि सर क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम हर क्वेश्चन को जानबूझ के वहां से डाले हैं कि जिससे आपका वहां से क्वेश्चन पकड़ा जाए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।